अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन सुबह के साथ मैं हूं रोशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। ख़वातीनो हजरात, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे जो इस्लामाबाद में खूबसूरत तरीन मौसम हुआ है और कल शाम को उस मौसम की वजह से बहुत सारे लोगों ने इंजॉय किया, लेकिन जगह जगह पर दरख्त जो हैं वो भी गिरे, कहीं पर दरख्तों की टहनियाँ टूट के गिरी और बाकायदा तौर पर तूफ़ान की सिचुएशन थी। लेकिन वो तूफ़ान जो होता है ना, हम लोग अक्सर एक्सपीरियंस करते हैं, तूफ़ान का नाम लेते साथ ही जहन में आता है कि आंधी चल रही होगी जिसमें मिट्टी उड़ रही होगी, लेकिन यहाँ पर पहले बारिश शुरू हुई जिसके बाद बहुत तेज़ हवा का सिलसिला शुरू हुआ और इस्लामाबाद में हर तरफ जो है वो एक ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। तो वहाँ पर तूफान का डर तो था, लेकिन साथ ही साथ बड़ी राहत महसूस एग्जैक्टली और थोड़ी थोड़ी ये फीलिंग आना शुरू हुई कि सितंबर वाकई में शुरू हो गया और मौसम नॉर्मल होना शुरू हो, क्योंकि अभी तक बहुत शदीद गर्मी थी और गुज़िश्ता 3 दिन जो थे वो शदीद गर्मी वाले थे और हर बंदा ये कहता कि कब बारिश होगी, कब मौसम नॉर्मल होगा और कब फील आएगी कि सितंबर शुरू। डेफिनेटली। सो हम लोग जिस तरीके से प्रोग्राम में बर्थडे विश करते हैं, क्योंकि बर्थडे का दिन बहुत खास होता है उन तमाम लोगों के लिए जिसकी भी बर्थडे होती है, और आज भी एक बर्थडे है रामीन सादी की। सो रामीन, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह आपको महफूज रखे और आपकी उम्र दराज करे। और कितनी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बीवी है ये तो, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे और आगे इनको जो है ना हमेशा अच्छी सिचुएशंस में डाले और मुश्किलात में अगर कभी डाले भी तो वहाँ से निकलने का हौसला। आमीन सुमा आमीन। और क्यों ना अगर बर्थडे की बात हो रही है तो अपने थोड़े से शो के बारे में बताते चलें कि हमारे शो में आज क्या क्या है और किन किन टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और कौन कौन से मेहमान आज हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले तो हमारे पास होता है न्यूज़ का सेगमेंट, जिसमें हम थोड़ी सी लाइट नोट पे जो है न्यूज़ डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू बढ़ता जा रहा है और उसके ऊपर हमने कल भी थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि मुल्क के बेशतर इलाकों में डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और सीज़न आ गया है डेंगू का। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कायद सईद, जो कि CEO हैं इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी की। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ हमारे एक और चैंपियन हमें ज्वाइन करेंगे, तैमूर खान, जो रिसेंटली दुबई में वर्ल्ड काउंसिल एशिया टाइटल उन्होंने अपने नाम किया है, कॉन्टिनेंटल ये टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। और जसकरण सिंह जो भारत से ताल्लुक़ रखते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में इन्होंने नॉकआउट कर दिया और अब तक वो 10 बाउट्स में पाकिस्तान के नाकाबिले शिकस्त हैवी वेट बॉक्सर हैं और आज ही हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। और आपको पता है कि नजम, कोई भी काम करने का कोई भी वक्त नहीं होता, हाँ। ठीक है। यूजुअली लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल कोई उम्र नहीं होती, कोई वक्त नहीं होता। तो इसी तरीके से आज हम एक गेस्ट को शामिल करेंगे जिन्होंने 64 ईयर्स यानी 64 बरस की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ किया और ये इनकी बहुत बड़ी कारकर्दगी है। और आपको बताती चलो उनके बारे में कि ये हाफिज़ मोहम्मद सईद अहमद इनका नाम है और इनसे डिस्कस करेंगे कि इस उम्र में किस तरीके से आइडिया आया और कितना चैलेंजिंग था ये सब। डेफिनेटली। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे एक फनकार जिनका मुनफरिद आर्ट है और वो आर्ट है सिनेमा बोर्ड पेंटिंग में। तो सिनेमा बोर्ड पेंटिंग में उन्होंने यौम दिफा के हवाले से खुसूसी पेंटिंग तैयार की है, ये आप लोगों के सामने है। बहुत सारी पेंटिंग्स इन्होंने तैयार की हैं और इन्होंने सिनेमा बोर्ड के हवाले से तो इनकी नुमाइश भी होगी और डिफरेंट आर्टिस्ट भी इसमें मौजूद हैं। तो आज मुराद खान इनका नाम है, हमारे साथ ये भी ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम में हम लोग आप लोगों को मज़े मज़े के गेस्ट और वो चिट चैट की तरफ लेकर जाएं, उससे पहले इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ सेगमेंट जो है उसको शुरू करते हैं। और हमारे पास सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का आज दिन है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम हर साल 5 सितंबर को यानी कि आज के दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड चैरिटी डे मनाया जाता है और ये चैरिटी देने का कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग चैरिटी करते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे। यंगस्टर्स स्पेशली अगर आप देखें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे बनी है और हमारे यंगस्टर जो हैं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं कि आप रमज़ान में स्पेशली देखें, इस तरह के कोई भी ओकेजन देखें तो बहुत सारे कैंप्स लगे होते हैं या रोड्स के किनारे इस तरह के एहतमाम किया गया होता है जिसमें लोगों को चैरिटी भी दी जा रही होती है और साथ साथ बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जा रही है। तो इसी दिन के हवाले से कि ये दिन क्यों मनाना चाहिए, इसका मकसद क्या है, एक रिपोर्ट तैयार की है। चैरिटी डे दुनिया भर के लोगों को इंसानियत के असूलों पर अमल करने की तरफ मुतवज्जो करता है। इस दिन को मनाने का एक मकसद औरतों और मर्दों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और माली तौर पर मुआशरे के कमज़ोर और नादार अफराद की इमदाद की अहमियत को उजागर करना भी है। ये दिन दुनिया भर में मुख्तलिफ इक़साम की चैरिटी करने वालों को खराज तहसीन पेश करने के लिए भी मनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नादारों की मदद और इंसानियत के असूलों के तहत आगे आएँ। 2012 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बीमारों और नादारों की मदद के लिए
अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करने वाली अजीम समाजी कारकुन मदर टेरेसा के यौम वफात यानी 5 सितंबर को वर्ल्ड चैरिटी डे मनाने का आगाज किया। इंटरनेशनल चैरिटीज लोगों को रोजगार पे खड़ा करें ताकि लोग पाँव पे खड़े हो सके, और सैलानी वेलफेयर भी इस वक्त इसी चीज पे काम कर रहा है। इस्लाम की तालीमात भी हैं कि सदका और खैरात और सखावत इंसानी हमदर्दी के तहत की जाने वाली इमदाद हकीकी समाजी ताल्लुक कायम करने और एक जामे और बेहतर मुतवाज़न माशरे की तश्कील में मुआवन साबित होती हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक मुसलमान का सदका करना उसकी उम्र को बढ़ाता है और उससे बुरी मौत से बचाता है। 12 आयात हैं जिनमें खैरात का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और जिक्र किया है। तो हर आयत में अल्लाह ताला ने खैरात का हुक्म दिया है। पहली सूरत बकरा में है आयत, और आखिरी सूरत तगाबुन में है जिसमें हुक्म है कि जहाँ तक हो सके खैरात करते रहो। हमें अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बतौर चैरिटी बीमार, बेसहारा, यतीम, गरीब, मस्कीन और बेघर अफराद की मदद करने पर खर्च करना चाहिए, और जो लोग माली तावन नहीं कर सकते उन्हें अपने आप को फलाही कामों के लिए रज़ाकराना तौर पर पेश करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट कि अगर आप जो है वो किसी तरीके से फाइनेंशियली हेल्प आउट नहीं कर सकते तो आप खुद जाके अपनी एफर्ट्स देके, अपनी सर्विसेज देके उसमें भी हेल्प आउट कर सकते हैं, और ये सारा सिलसिला इसी तरीके से जारी रहना चाहिए। और अब बात करेंगे कुछ लेजेंड्स की जो कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम किया। बिलखसूस PTV के लिए भी अगर मैं जिक्र करूँ तो उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और उनका नाम जो है वो बिल्कुल याद रखा जाएगा। और TV और फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, थिएटर की बात करें, सिनेमा की बात करें तो वो नाम उभर कर सामने आता है। और यकीनी तौर पर PTV के जो सिलसिला है हमारे प्रोग्राम के थ्रू ही कि हम हर वॉक ऑफ लाइफ के ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को याद करते हैं, उनकी चाहे बरसी हो चाहे उनकी पैदाइश हो। तो आज पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदाकार जनाब आबिद अली जो है उनको अपने मद्दाहों से बिछड़े हुए और इन फ़न की दुनिया को छोड़े हुए तकरीबन 4 बरस बीत गए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, हमारे पास है हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। रेडियो, टीवी और स्टेज के मारूफ कोहना मश्क अदाकार आबिद अली 29 मार्च 1952 को कोयटा में पैदा हुए। उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद रेडियो पाकिस्तान कोयटा मरकज से अपने फनी करियर का आगाज किया और बाद में पाकिस्तान टेलीविजन से मुंसलिक हो गए। आबिद अली ने पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर से नशर होने वाले ड्रामे वारिस में शानदार काम किया। मैं अपने कुत्ते लड़ाना भी नहीं चाहता और ये भी नहीं चाहता कि मुझे पीछे हटना पड़े। मेरी समझ में तो एक ही हल आगा चौधरी जी, मेरे जीवन के कुत्तों को गोली मार दी जाए। आबिद अली ने अपने हर किरदार को इस खूबसूरती से निभाया गोया वो किरदार उन्हीं के लिए तख्लीक किया गया हो। अपने मुनफरिद लबो लहजे और डायलॉग की बर्जस्ता अदायगी के बायस उन्हें अपने हम असरों में खास मुकाम हासिल था। मुझे सब पता है, इस हवेली से तो पक्षी भी उड़ के बाहर नहीं जा सकता, फिर वो कैसे कैसे? बोल पतसल, नहीं तो तेरी बोटियां बाज को खिला दूंगा। उनके मकबूल ड्रामों में हजारों रास्ते, प्यास, सूरज के साथ साथ और ख्वाहिश समेत दीगर ड्रामे शामिल हैं। आबिद अली ने बड़ी स्क्रीन पर भी काम किया और कई फिल्मों में अपने फन के जौहर दिखाए। फन के शोबे में शानदार खिदमात के अतराफ में 1985 में आबिद अली को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निगार अवार्ड समेत मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया। जिगर के आर्जे में मुब्तला होकर 5 सितंबर 2019 को कराची में जहान फन का रोशन सितारा जहान फानी से रुखसत हुआ और अपने मद्दाहों को सोगवार कर गया। आबिद अली को शानदार अदाकारी के सबब फन के शोबे में हमेशा याद रखा जाएगा। नो डाउट आबिद अली को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका काम जितना खूबसूरत काम था और उनसे सीखने को बहुत कुछ है। विवाह बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे बढ़ेंगे और आपको लेके चलूँ मैं पौधों की दुनिया की तरफ थोड़ा, और आपको बताती चलूँ पौधों के बारे में, नेचर की तरफ, नेचर के करीब लेके जाऊँ। अच्छा नजम, आपने यूजली सॉन्ग्स में या मूवीज़ में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा सा पत्ता है और उसके ऊपर लोग बैठ के जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और उस पत्ते का नाम जो है वो विक्टोरिया वाटर लिली इसको कहा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा पत्ता जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। कि आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े प्रॉपर एक ट्रे या एक प्लेट की फॉर्म में ये बने होते हैं। और ये जो है इसमें इंसान जो बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और इतना इसका कैपेसिटी होती है कि इंसान का वजन बर्दाश्त कर सके। इस पौधे के तमाम जो पत्ते हैं, बिल्कुल हाँ, ये आबी पत्तों में सबसे बड़ा इसका पत्ता होता है। ठीक है। और कमल का फूल भी इसके साथ जो है वो उगता है, जो कि बड़ा ज्यादा फेमस है, सॉन्ग्स में बड़ा ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल। और कमल का पहला पौधा जो है वो सन 1880 में दरियाफ्त हुआ था और उस वक्त ये अजूबा करार दिया गया था कि इतना बड़ा पत्ता जिसके ऊपर इंसान को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी हो वो है। लेकिन फिर बाद में इसका नाम जो है वो मलका बरतानिया, मलका विक्टोरिया के नाम पर रख दिया गया और इसलिए इसको विक्टोरिया वाटर लिली का पत्ता भी कहा जाता है। तो आप लोगों को ये मालूम होगा, अगर कुछ लोगों को याद हो
कि जुनैद जमशेद के आप पुराने गाने अगर सुने ना तो उसमें बहुत ज़्यादा लोटस और ये कवल के फूल का इस्तेमाल किया गया है। और वो जहाँ पर शूट हुए मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो इस्लामाबाद की एक जगह है और इस्लामाबाद में नेचुरल म्यूजियम जो है वो हिस्ट्री का आपको ये जो लोक विरसा रोड पर मिलता है इसके बिल्कुल बैक पे कवल झील है और ये बहुत कम लोगों को मालूम है। कुछ अरसे के लिए ये बंद भी थी लेकिन दोबारा सही बात है, दोबारा से ओपन कर दिया गया, तो जरूर वहाँ पर जाएं, फैमिली के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे मेटा लिखा एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एक बैंड है, ठीक है, उन्होंने अपने म्यूजिकल कॉन्सर्ट के बारे में प्रमोशंस की, उनका कॉन्सर्ट हो रहा था और जब ये खबर एक पालतू कुत्ते तक पहुंची, ठीक है, तो वो अपने घर में सुनता रहता था, तो उसने क्या किया? तो उसको एक्साइटमेंट थी और वो रास्ता तलाश करते करते विदाउट टिकट जो है वो स्टेडियम में पहुंच गया और एंड तक उसने पूरा कॉन्सर्ट जो है ना वो एंजॉय किया। सो इसको ऑफिशियल अपने एक्स के अकाउंट पे मेटालिका म्यूजिकल कॉन्सर्ट बैंड ने भी इसको ऑफिशियली ट्वीट किया और खूब वायरल ये चल रहा है आजकल। अब देखें वो कहते हैं आर्ट हैज नो बाउंड्रीज ना, तो मतलब इसको कोई भी एंजॉय कर सकता है, कहीं पे भी आर्ट हो सकता है और उसको प्रॉपर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। जैसे इंसानों का शौक है तो इसी तरीके से वो पालतू कुत्ता भी जो है वो एंजॉय करने के लिए चला गया और ये हमें इस चीज़ का सबक देती है कि आपको कहीं पे भी कोई भी अगर इस तरह की एंटरटेनमेंट मिल रही है तो आप जरूर जाएं और उसको एंजॉय करें बगैर टिकट के। बिल्कुल बगैर टिकट के आप ना जाएं लेकिन एंजॉय जरूर करें। दुनिया में या जिंदगी में बहुत छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि आपको एंजॉय करने की जरूरत है। अच्छा, अब आपको लेकर चलें तुर्की की तरफ और आपको बताती चलूँ कि एक सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि मैंने भी रात को ही देखी, लेट नाइट मैंने देखी, और वो वीडियो ये है कि तुर्की में शहाब साकिब के टकराने की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है और इसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है लेकिन पीछे का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है और कैमरे की आंख से ये रिकॉर्ड कर लिया गया है जो कि अब मुख्तलिफ लोग दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको देख भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं और आसमान देखते ही देखते रोशन हो जाता है जिस तरीके से वो शहाब साकिब नीचे की तरफ आ रहा है। तो सब्ज़ रंग की चमकदार रोशनी कैमरे की आंख में भी नोटिस की गई और उसके बाद से ये वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग पे भी चल रही है और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये वायरल भी हो रही है। वाओ, सो ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होते हैं कुदरत के जो अगर देखने को मिल जाएं तो उस पर पता नहीं क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और जिक्र करेंगे एक ऐसी खबर का जो हम सबको हम लोग अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि आपके पास पालतू जानवर हैं या अगर स्ट्रे एनिमल्स भी हैं उनका ख्याल रखा करें। तो दुनिया के नायाब तरीन कछुए जो हैं उनमें से एक कछुए को मौत के करीब पाया गया था और उसको अपने इलाके से दूर भी पाया गया था और टॉलगरी बीच एक है वहाँ पर इसको देखा गया था और ये फंसा हुआ था, इसकी हालत गैर थी। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब इसको रेस्क्यू किया गया और अब इसको नॉर्थ वेल्स में तकरीबन 4000 मील का सफ़र तय करके टेक्सास अपने जो इसका ओरिजिन है वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है जिस रीजन से ताल्लुक़ रखता है और उसे अपने आबाई इलाके अब मुंतकिल कर दिया जाएगा। कछुओं की बात तो हो ही रही है तो क्यों ना मैं आपको लेके चलूं सऊदी हुकूमत के कुछ इकदाम की वजह से। आपको पता है कि कुछ नहीं, उन्होंने कछुओं के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने इंसानों के लिए एक इकदाम उठाया और वो तो मेरे लिए थोड़ा मैंने थोड़ा सा रिलेट कर लिया। मैंने कहा देखिए पाबंदी है, जहाँ पे हम एक तरफ जो है वो कछुओं को इतना फैसिलिटेट करें वहाँ पे इंसानों के ऊपर पाबंदियाँ लगती जा रही। अब वो पाबंदी ये है कि इमारतों में जो है इमारतों की जो बैल्कनीज होती है वहाँ पे अगर इमारत के मुताबिक हैंगिंग या हैंगर्स नहीं है, हैंगिंग मटीरियल नहीं है तो वहाँ पे आपको जो है वो फाइन चार्ज होगा। ठीक है, और फाइन कितना चार्ज होगा? 200 से 1000 रियाल तक जुर्माना आपको आयद करने का ऐलान किया गया और इसमें जो है वो आप जो बैल्कनीज पे कपड़े लगाते हैं या कपड़े टांगते हैं वो चीज़ भी इसमें शामिल है। कपड़े लटकाना खुश करने के लिए ये चीज़ भी इसमें शामिल है और इसके ऊपर भी आपको फाइन चार्ज जो है वो हो सकता है, यानी जुर्माना हो सकता है। इस जुर्माने का मकसद ये है कि शहर की जो खूबसूरती है उसको ख़राब ना किया जाए। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आप इतने बड़े बड़े फ्लैट्स में रह रहे हैं तो आप क्या करें, कपड़े कहाँ लटकाएं आप? यार छत पर कोई रूफटॉप ऐसा सीन बन सकता होगा लेकिन वैसे आप खुद सोचे ना कि 1 करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, और उस पे जो है किसी के कच्चे जो है वो सूख रहे होंगे तो कैसा लगेगा? लेकिन जब देखें आप लोगों का दुख दर्द भी समझेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है मतलब उसके कितने फ्लोर्स होते हैं। हो सकता है मैं सऊदी वालों के साथ हूँ इसमें। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दुनिया के कुदरत के हसीन तरीन नज़ारे की और ये एक हसीन तरीन नज़ारा तो है लेकिन ये अनोखा और मुनफरिद भी है। और वो किस तरीके से है कि डेनमार्क में समंदर और समंदर के ऊपर एक झील मौजूद है और ये सतह समंदर से 30 फीट बुलंदी पर मौजूद है, मुख्तलिफ चट्टानों के दरमियान में घेरी हुई है। ये नीचे से समंदर है और ऊपर वो झील है। आप लोग ये खूबसूरत मनाजिर देख रहे हैं और ये इंतहाई जो है ना वो एक खूबसूरत और क्या मिसमराइजिंग किस्म की व्यूज़ हैं। एग्जैक्टली, और मैं सोच रही हूँ कि यूजुअली लोगों को जब डिप्रेशन होते हैं या बहुत तंग हो जाते हैं तो उनको ऐसी जगहों पे जाके एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल आप नेचर के करीब और बाकी पूरी दुनिया से आप दूर हो जाएं। क्या खूबसूरत जगह है। और वैसे अगर आज का मौसम देखा जाए
तो ये जगह जो है वो परफेक्ट मैच लग रही है कि आप ऐसी जगह पे जाएं और प्रोग्राम enjoy के करें। बाद डेनमार्क चलते हैं। चलते हैं, मेरे ख्याल से यही कोशिश करें। ठीक है। ठीक है, अब आगे आपको लेके चलो। जब हम यूजुअली जो है वो पेट लवर्स की बात करते हैं, ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको अपने पालतू जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो अमेरिका में भी इसी तरीके का एक शख्स है जिन्होंने अपने बैल के लिए, भारी भरकम जो उनका बैल था उसके लिए उन्होंने अपनी गाड़ी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, अच्छा कुछ जगहों पे ये समझा जा रहा है कि बड़ा ख़तरनाक सा बैल है, उसके सींग देखिए कितने बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनका मतलब अपने पालतू जानवर से इतना प्यार था, बैल से इतना प्यार था कि उन्होंने उसके लिए पूरी गाड़ी जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दी। लेकिन एक अजीब बात मुझे ये लगी कि उसके लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, तो ये नहीं समझ आ रही कि भैंसे के मालिक को क्यों गिरफ्तार किया गया और इनके ऊपर क्या पेनल्टीज़ लगेंगी। लेकिन आप उनकी गाड़ी को देखें कि उन्होंने उसके लिए प्रॉपर्ली ट्रांसफॉर्म किया ताकि उनके साथ हर जगह पे ट्रैवल भी कर सकते हैं और बाकी चीज़ें भी इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपने घर को भी इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया हुआ है और बाकी चीज़ें भी की हैं ताकि उनका भैंसा जो है उनके साथ हर जगह हर वक्त साथ रहे। वंडरफुल। और ये ख़बर काफ़ी दिनों से जो है ना वो वायरल चल रही है और इसीलिए हमने इसको प्रोग्राम में अपने शामिल किया। सोशल मीडिया पर एक नौजवान की वीडियो और वायरल है और वो नौजवान क्या कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत काम। अब वो क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट क्यूब से और डिफरेंट रूबिक क्यूब से मिलाकर एक इमेज बना रहे हैं और वो इमेज है खाना काबा की। और एक क्यूब को जो है वो हल करना इतना मुश्किल है, तो सोचें उन्होंने किस तरीके से जो है ना ये तमाम हल करते होंगे। लेकिन वो बहुत माहिर समझे जाते हैं इस काम में और डेफिनेटली उनका काम आप लोगों के सामने है किस तरीके से उन्होंने इसको मैनेज किया और खाना काबा की खूबसूरत सी तस्वीर बनाई है। बहुत खूब। और कितने सारे क्यूब्स पड़े हुए देखें, और इनको वैसे हल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि एक अदद वीडियो बड़ी चल रही है जिसमें आपको ना 4 स्टेप्स दिखाए गए, वो 4 स्टेप्स आप फॉलो करें तो आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। तो वो भी यही है कि आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें हल हो जाती। अच्छा, अब आपको बताती चलो मैं एलोवेरा के बारे में, जो कि यूजुअली हर घर में लगा होता है और बहुत सारे लोग जो है इसको स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जल्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये भी बोला जाता है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे हैं तो उनको रिमूव करने के लिए भी ये बेहतरीन साबित हो सकता है क्योंकि नेचुरल चीज़ है। लेकिन अब एलोवेरा का एक और इस्तेमाल जो है वो भी शुरू हुआ है और वो ये है कि ये माहौल दोस्त कीड़े मार दवाई बनाने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके ये यूज़ किया जाएगा और ये दवा ना सिर्फ सस्ती है बल्कि अहम तरीन खुराक वाली फसलों पर हशरात को तल्फ भी कर सकती है। और पूरी दुनिया में हर साल फसलों की 20 से 40% मिकदार वहाँ के हशरात चट कर जाते हैं, यानी ख़राब कर जाते हैं। लेकिन अब ये जो नेचुरली बनाई गई कीड़े मार दवा है, इससे बेहतरीन तरीके से पौधों को भी बचाया जा सकेगा और उनकी जितनी भी ग्रोथ है वो भी बेहतर की जा सकेगी। ओके, सो अगेन अब हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया में खला की। सो खलाई दुनिया में क्या चल रहा है आप लोगों को रोज़ हम लोग बताते रहते हैं और थैंक्स टू जेम्स वेब टेलीस्कोप जिससे बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। सो नासा की इसी मशहूर टेलीस्कोप ने कुछ और मनाजिर कलमबंद किए हैं जो ज़मीन तक पहुँचे हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। अब ये खलाई दूरबीन में लच्छेदार मरगूला शक्ल की एक कहकशां बहुत खूबसूरत और तफसीली इसकी जारी की गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। और लच्छेदार से मुराद जो है वो मेरा ख्याल समझ आ गई होगी कि वो स्प्रिंगल्स जो है ना वो बने हुए हैं और एक के साथ दूसरे जुड़े हुए हैं। और ये एक बहुत ही तफसीली मंजर है जिसमें दूसरी जानिब इसमें नए सितारों की झुरमट तश्कील पा रही है और ये मंजर इससे कबल कभी नहीं देखा गया। अगरचे जेम्स वेब दूरबीन ने दिलचस्प और हैरत अंगेज़ तस्वीर जारी की हैं, लेकिन इन तस्वीर में से कायनात के मुतालिक नए इंकशाफात भी हुए हैं और आई एम श्योर कि इसके ऊपर भी रिसर्च होगी और कुछ ना कुछ नया सामने आएगा। वंडरफुल। जहाँ पे रिसर्च की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो क्यों ना आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताती चलूँ जो कि इंसानों से रिलेटेड है और इंसानों के लिए एक मुख्तलिफ चीज़ है। मैं भी थोड़ी ये खबर पढ़ के हैरान हो गई थी कि किस तरीके से ये वर्कआउट कर रही है। लेकिन पॉल अलेक्जेंडर नामी एक शख्स हैं और उनका जो ज़िंदगी बसर करने का तरीका है वो बड़ा मुख्तलिफ है। अब वो किस तरीके से कि उन्होंने लोहे के तैयार करदा फेफड़े जो हैं उनका इस्तेमाल किया और वो बहुत बचपन में 6 माह के थे जब उनके फेफड़े जो हैं वो ख़राब हो गए थे। और ख़राब किस वजह से हुए थे कि इन्हें पोलियो हुआ था और उसकी वजह से इनके फेफड़े काम करना बंद कर गए थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके लोहे से तैयार किए गए इनको फेफड़े लगाए गए और अब अगर आप देखें तो 77 बरस के हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो फेफड़े इनके लिए काम कर रहे हैं और ये अपनी हेल्दी लाइफ जो है वो उसको गुजार रहे हैं। वंडरफुल। सो इसी के साथ हम लोग एक और ख़बर भी शेयर कर देते हैं कि इंसानी जिस्म का जिक्र हो रहा है, इंसानी बॉडी के पार्ट्स का, तो उसी तरीके से कॉन्टैक्ट लेंस जो हैं बहुत ज़्यादा लोग लगाने के शौकीन होते हैं। सो उसके अंदर अब क्या हुआ है कि सिंगापुर के साइंसदानों ने नई तहकीक की और उन्होंने ये किया है कि एक कॉन्टैक्ट लेंस के हवाले से स्मार्ट बैटरी बनाई है और इस बैटरी को चार्ज किया जा सकता है आंसुओं की मदद से। अरे वाह 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 वाह। और आंसू ये का खबर है इस्तेमाल कि सिंगापुर में ये नॉन यपिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी NTU
की जानिब से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जामिया के मुहक्किकीन ने एक इंतहाई मुहय्यन किस्म की ये बैटरी बनाई है जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज को तवानाई देने के साथ साथ आंसुओं से चार्ज भी हो सकती है और कॉन्टैक्ट लेंसेज को अरसा दराज से नज़रों की दुरुस्तगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब टेक्नोलॉजी में जिद्दत आने के साथ मुतअद्दिद कंपनियां स्मार्टफोन और स्मार्ट टेलीविजन की तरह लेंसेज को भी स्मार्ट तर्ज का बनाने की कोशिश कर रही हैं। अरे वाह, वंडरफुल बात है। और वो कहते हैं कि अब आपके आंसू भी ज़ाया नहीं जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं करामत जो है वो हो ही जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे खेल अगर की दुनिया किसी के दिल पर नहीं असर करेंगे तो यहाँ पर तो कर ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो असर कर ही जाएंगे। तो यही बात है कि यही खूबसूरती है कि कोई चीज़ भी जो है वो दुनिया में फालतू नहीं होती, कोई ना कोई उसका काम ज़रूर होता है। अच्छा, अब आपको लेके चलेंगे खेलों की दुनिया की तरफ और खेल की दुनिया से भी कुछ ना कुछ न्यूज़ जो है वो शामिल करेंगे, स्पेशली वो खबरें जो पाकिस्तान के साथ लिंक करती हैं। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो सुपर 4 मरहले का आगाज़ होने जा रहा है उसका, और वो बड़ा ही वंडरफुल सा होगा और देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो पाकिस्तानी टीम सुपर 4 मरहले में अपना पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से खेलेगी और कौमी टीम आज लाहौर में ट्रेनिंग कर रही है, क्योंकि कल से जब उनका मैच शुरू होना है तो ऑफकोर्स उसके लिए ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेनिंग का मरहला जो है वो भी बड़ा खूबसूरत होता है कि किस तरीके से आप हर चीज़ के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और आपको बताती चलूँ कि एशिया कप में पाकिस्तान अब तक नाकाबिल शिकस्त और ग्रुप ए में सर फहरिस्त है और ये वंडरफुल बात है। ये पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से हराया, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच बारिश के बाइस जो है वो बेनतीजा रहा। और ये वो मैच था जिसके लिए सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश की वजह से इसका कोई रिजल्ट नहीं लिया। ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सही बात है, एक प्रॉपर मैच होना चाहिए जिसको लुत्फानंदोज हो सकें देखकर हम तमाम लोग। लेकिन इसके साथ साथ आपने जिक्र किया पाकिस्तान की मेंस टीम का, तो मेरे पास पाकिस्तान की वुमेन्स टीम के हवाले से भी खबर है। पाकिस्तान वुमेन्स ने जनूबी अफ्रीका वुमेन्स को T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया है। आप लोगों को पता था कि ये T20 सीरीज़ जारी थी पाकिस्तान के अंदर ही और कराची में खेली जा रही है। और कराची में खेले गए तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान वुमेन्स ने 6 रन से कामयाबी हासिल किया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बनाए। सिद्रा अमीन और बिस्मा मारूफ ने 39 रन स्कोर किए, जबकि निदा डार ने 36 रन जोड़े। जनूबी अफ्रीका की तरफ से सीखो खोने ने तकरीबन 2 विकेटें हासिल की और जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 144 रन बना सकी। और ये था वंडरफुल सा मैच जो आप लोगों ने यकीनी तौर पर एंजॉय किया होगा। लेकिन आप लोगों ने अगर मजीद मैचेस देखने हैं वुमेन्स क्रिकेट टीम के हवाले से नहीं, अगर बात कर रहे हैं हम लोग सुपर 4 मरहला जो शुरू होने वाला है, PTV स्पोर्ट्स पर HD पर बराह रास्त आप लोग देख सकते हैं। न्यूज़ का सिलसिला खत्म हुआ, जिस तरीके से हमने रन ऑन बताया था। जाएंगे, हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले शामिल करेंगे एक ब्रेक। कहीं मत जाएं, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में कश्मीरी अवाम को इस तस्वाब राय के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का हक़ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत इस तस्वाब राय मसला कश्मीर का वाहिद हल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का फ़ौरी हल आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है। तवानाई का समझदारी से इस्तेमाल, मुल्क रोशन और खुशहाल। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर। वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और जिस तरीके से हमने प्रोग्राम की बिल्कुल शुरू में ही बात की कि मानसून का सिलसिला जारी था, बारिशें हो रही थी, तो इसके साथ साथ एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे ममालिक में देखने को मिल रहा है। बिलखसूस पाकिस्तान इससे
बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, वो ये है कि डेंगू किस तरीके से फैलता जा रहा है और हर साल बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं अगस्त से अक्टूबर के महीनों के दरमियान। एग्जैक्टली अगर हम लोग जिक्र करें पाकिस्तान में डेंगू की बात करें तो तकरीबन पिछले 5-6 सालों से बल्कि इससे ज़्यादा पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हुआ है और उस पर बहुत ज़्यादा तदारुक भी किया गया और अब वो तमाम तर हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिसके ऊपर बात होती है और जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ था उसको ख़त्म करने का भी सिलसिला साथ साथ शुरू किया गया। अब बात करेंगे कि डेंगू मच्छर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, रिसेंट ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और आगे कितना बढ़ने के चांसेस हैं और किन किन चीज़ों से अवॉइड करने की ज़रूरत है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें CEO इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी जनाब डॉक्टर कायद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? बहुत अल्लाह का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है डेंगू में और रियल ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है? जैसे आपने फरमाया ये अभी मानसून की जो बारिशें थी ये तवक्को से ज़्यादा पाकिस्तान में हुई हैं और इस पूरे रीजन में बल्कि हुई हैं और जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं तो जो मच्छर है उसकी तादाद या डेंसिटी बढ़ जाती है और फिर इसी के साथ जो बीमारियां फैलती हैं जिसमें मलेरिया हो गया, लेकिन जिस मच्छर की हम बात कर रहे हैं उसमें डेंगू भी है लेकिन साथ साथ कुछ और वायरसेस भी ये ट्रांसमिट कर रहा होता है जिसको हम चिकनगुनिया का नाम है एक बीमारी, वो भी अब पाकिस्तान में पाई जाती है। जीका वायरस भी यही मच्छर फैला रहा होता है और डेंगू भी फैला रहा है और हमने देखा कि पिछले 5-6 सालों में बल्कि अगर थोड़ा सा और आगे जाएँ 10 सालों में वक्त के साथ ये डेंगू की आउटब्रेक्स जो हैं ये पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा होती जा रही हैं। कराची से शुरू होकर लाहौर और लाहौर से शुरू होकर इस्लामाबाद, पिंडी और फिर पेशावर और फिर हमने बाकी सूबों में भी इसको बढ़ते हुए देखा और उसकी बड़ी वजह ये थी कि ये एक नया वायरस हमारी पॉपुलेशन में आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रहा है और चूँकि लोगों की इम्यूनिटी नहीं है जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं तो ये बहुत तेज़ी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए कि वो है प्रिवेंशन, कि हम अपने आप को बचाएं कैसे डेंगू से और वो है इस मच्छर के काटने से अपने आप को बचाना जैसे कि मलेरिया में हम करते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि हम मच्छरों की जो ब्रीडिंग साइट्स हैं जहाँ ये पलते हैं बढ़ते हैं उनको ख़त्म करें और वो कम्युनिटी हम सब ने मिलकर ये काम करना है, सारी कम्युनिटी ने जमा होकर करना है और ये मच्छर की जो क्वालिटी है ये दिन को काटने वाला मच्छर है और ये साफ़ पानी में पलने वाला मच्छर है। तो ये साफ़ पानी यूजुअली हमारे घरों में कंटेनर्स में होता है, बाल्टियों में होता है या टैंकी में होता है, ऊपर जो पानी की टैंकी होती है या गमलों में होता है या कंटेनर्स घर में जो पड़े होते हैं या टायर्स खाली पड़े होते हैं उनमें ये जमा होता है। वहाँ रतूबत भी ज़्यादा होती है और वहीं ये बच्चे देता है और वहीं से फिर इनकी अफजाइश होती है। तो हमें पहले ये सारे जो कंटेनर्स हैं इनको खाली करना है, खड़ा पानी की कोशिश करनी है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। एज अ कम्युनिटी सारे मिल के करें ताकि इलाके में मच्छर की अफजाइश को रोका जा सके। फिर मच्छरों को अपने घर के अंदर दाखिल होने से रोकना है, जिसमें हमारे घरों में हमेशा जो जालियों वाले दरवाजे हुआ करते थे, जालियों वाली खिड़कियाँ हुआ करती थी जिसको हम शायद अब वक्त के साथ भूलते जा रहे हैं, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वो मच्छरों को अंदर आने से रोकते हैं। फिर ये जो मच्छर हैं हम अपने घरों के अंदर पहले धुएँ वगैरह देते थे और आजकल भी जानवरों को मच्छरों से बचाने के लिए हमारे काश्तकार भाई या वो लोग जो जानवर पालते हैं वो बड़े रेगुलरली धुआं देते हैं, खासकर शाम को और रात के वक्त। तो ये जो धुआं है और ख़ासकर मैट्स का इस्तेमाल कमरों के अंदर ताकि मच्छर जो हैं कमरों में पाए ना जा सकें और काट ना सकें, तो ये सारे इक़दाम हमें लेने होंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने जो जिक्र किया एहतियाती तदबीर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अब टेक्नोलॉजी आ गई है, स्प्रेज वगैरह आ गए हैं जिसको आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो धुएं का आपने कॉन्सेप्ट बताया है ये बहुत ही पुराना और बड़ा कारआमद तरीका है और आज भी हम देखें तो पंजाब में मुख्तलिफ़ दुकानों में सुबह और शाम के वक्त भी लोग आते हैं, बाकायदा तौर पर पैसे लेके वो ये काम करते होते हैं। तो ये एहतियाती तदबीर में कितना इम्पॉर्टेंट है कि इस किस्म के कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो आम किए जाएं और इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम जला सकते हैं और उसका धुआं होना चाहिए? मेरे ख्याल में ये जो केमिकल्स है ना इसका इस्तेमाल जो है अब हर तरफ दुनिया में डिस्करेज किया जा रहा है। हाँ। एक ज़माना था जब DDT सारे पाकिस्तान में स्प्रे किया गया और उससे बहुत ज़्यादा लोगों की सेहत इफ़ेक्ट हुई और मच्छर ने भी अडेप्टेशन कर लिया, उसके ऊपर असर ही नहीं करती थी। मैं समझता हूँ नेचुरल तो तरीके हैं उनको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा होगा सुबह सरहद में खासकर लोग जो हैं वो छोटे छोटे प्यालों में कोयलों के ऊपर डालकर लोगों को नज़र हटा, एक्चुअली वो नज़र तो होती होगी, टूटती होगी, लेकिन वो धुआं जो है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि वो नेचुरल एक धुआं है
जो कि आपसे मच्छर या बाकी जरासीम जो है वो दूर करता है। सही बात। तो ये जो नेचुरल सिस्टम्स हैं जिसमें आप सूखे पत्ते भी जलाते हैं, लोग हरे पत्ते भी जलाते हैं, हमारे गांव के लोग जो जलाते हैं वो इसीलिए जलाते हैं कि मच्छर जो है सिर्फ भाग जाएं। तो मैं समझता हूँ नेचुरल जो चीज़ें हैं इसका इस्तेमाल, और इसी तरह प्रोटेक्शन, अपने घरों को महफूज रखें कि मच्छर अंदर ना आने पाए। ठीक है सर। खासकर दिन के यूजुअली वक्त अगर हम देखें तो मोस्टली अगर लोगों को डेंगू होता है तो पहले 3-4 दिन तो इसी कश्मकश में गुजर जाते हैं कि नॉर्मल बुखार है, और उसी की वजह से मेरे ख्याल से वो 4 दिन ज़ाया भी हो जाते हैं। क्या इंडिकेटिंग फैक्टर्स हैं जिनसे पता चले कि आपको डेंगू हो चुका है? अच्छा, अब ये समझना हमें चाहिए कि डेंगू जो है वो उसकी अलामात क्या हैं और हमें क्या करना है। सही बात है। डेंगू बुखार बाकी बुखार से कुछ मिलता जुलता है, जैसे फ्लू से भी ये मिलता जुलता बुखार है, लेकिन डेंगू की खसूसियत ये होती है कि इसमें एक तो बुखार होता है, लेकिन बुखार के साथ जो है वो पेन, जो जॉइंट पेन्स हैं या मसल्स पेन्स हैं, ये बड़ी ज़्यादा होती हैं। इसलिए इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं। इंतहाई सख्त जोड़ों की तकलीफ़, इंतहाई सख्त मसल्स की तकलीफ़ होती है, और ख़ासकर ये जो आँखों के बैक साइड्स हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होती है जब डेंगू का बुखार होता है। उसको डायग्नोस करने का तरीका, एक टेस्ट किया जाता है डेंगू का, NS1 जो है वो एलाइजा का टेस्ट होता है, जो कि लेबॉर्ट्री में करके कंफर्म किया जा सकता है कि डेंगू है या नहीं। फिर घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि डेंगू ज़्यादातर लोगों में 2 से 7 दिन के अंदर अंदर अपना टाइम पूरा करके ख़त्म हो जाता है। बहुत कम तादाद के लोग होते हैं जिसमें ये दूसरी स्टेज में जाता है, जिसको डेंगू हेमरेजिक फीवर हम कहते हैं। और फिर तीसरी स्टेज में भी जा सकता है जिसमें डेंगू का शॉक होता है। ये उस स्टेज में ये बहुत कम लोग जाते हैं। हमें समझना ये है कि डेंगू में हमने करना क्या है। आम बुखार होगा, उसमें हाइड्रेशन रखनी है, पानी बहुत पीना है, ORS बहुत पीना है, ताकि बदन में पानी की कमी ना हो। बुखार को ख़त्म करने के लिए पैरासीटामोल के अलावा और कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। हर 4 घंटे के बाद पैरासीटामोल की 2 गोलियाँ आप खा सकते हैं, लेकिन एस्प्रीन या ब्रूफिन इस तरह की दवाइयाँ नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि उससे ब्लीडिंग का चांस बढ़ सकता है। और बहुत सा पानी और रेस्ट, और ख़ुद ब खुद ये बीमारी बदन से ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ साइंस ऐसे हैं जिसका हमें तवज्जो देनी है कि अगर ये ख़तरे की अलामात नज़र आएँ तो हमें करीबी डॉक्टर के पास जाना है। ख़तरे की अलामत में नंबर 1 ये है कि पेट में सख्त दर्द, ख़ासकर दाएं तरफ जहाँ जिगर होता है, इस साइड पे अगर पेन हो तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। रेगुलर वॉमिटिंग, लगातार उल्टियाँ आना दूसरा ख़तरे का साइन है। अच्छा। तीसरा ख़तरे का साइन ये है कि रैश, पूरी बदन के ऊपर सिवियर किस्म की रैश आती है या दाने बन जाते हैं छोटे छोटे ख़ारिश के, वो। और चौथा साइन ये है कि अगर नक्सीर आना शुरू हो जाए या छोटे छोटे खून के ज़रात से नज़र आने लगे बदन में, जिसको हम ब्लीडिंग कहते हैं, वो अगर नज़र आए तो आपने करीबी डॉक्टर के पास जाना है ताकि वो इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर सके। लोग ज़्यादातर प्लेटलेट्स देख रहे होते हैं कि प्लेटलेट्स कितने हैं, अब कम हो रहा है, अब मैंने क्या करना है, प्लेटलेट इंजेक्ट करना है। ये बहुत आखिरी स्टेज में डॉक्टर्स और डॉक्टर साहब ये क्यों आखिरी स्टेज तारी हो जाती है आपके ऊपर? ज़्यादातर लोगों में जो ये डेंगू बीमारी होती है, ये 4 मुख्तलिफ किस्म के जो वायरसेस होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से होता है। तो एक अगर वायरस एक पहली दफ़ा किसी को इन्फेक्ट हो तो यूजुअली ये सिवियर कभी भी फॉर्म में नहीं जाता। अच्छा। लेकिन सेकेंड टाइम जब ये होता है तो फिर ये चांस बढ़ जाता है, और फिर थर्ड टाइम हो, अगर तीसरे किस्म के वायरस से हो तो ये बढ़ता है। तो जूं इन्फेक्शंस बढ़ती हैं उसमें इनके होने के डेंगू की जो खतरनाक जो स्टेजेस हैं वो होने का चांस होता है। ठीक है सर। लेकिन बहुत कम तादाद में होता है, इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। हमें इसको घर पे बड़ा आसानी से मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ जो अलामात नज़र आएँ तब आप डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो लोग इसको ट्रीट करें, आप घर में नहीं कर सकते उसको ट्रीट। ठीक है सर, जैसे आपने डाइट का जिक्र किया कि आप लिक्विड्स ज़्यादा लें। अच्छा, यूजुअली जो है वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि आप पपीता खाएं तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। इस तरह की कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल्स या डाइट है जिसको आप फॉलो करें तो जल्दी रिकवर हो सकते हैं? मेडिकली पपीता और इन चीज़ों को ये प्रूवन नहीं है कि इसका कोई इफेक्ट है, लेकिन लोग टोटके वगैरह करते हैं और जो उसकी मुमानत भी कोई नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रेशन। पानी बहुत पीना है, ख़ासकर ORS वगैरह, ताकि उसकी हाइड्रेशन नहीं, क्योंकि इसमें बादी में पानी की कमी बदन में वाक़ होती है, वो ज़रूर पीते रहें। इसके अलावा नरम ग़िज़ा, क्योंकि भूख भी लोगों को नहीं लगती जब वो बुखार आता है, तो नरम ग़िज़ा, यखनी बड़ी अच्छी चीज़ है, दूध और दलिया वगैरह का इस्तेमाल वो आसानी से आप कर सकते हैं। कोई स्पेसिफ़िक डाइट इसमें ऐसी नहीं है जो इसके कोर्स को, इस डिज़ीज़ के कोर्स को मॉडिफाई कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके ऊपर भी आप प्लीज़ बात करें और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि किन चीज़ों को अवॉइड करना है हमने ड्यूरिंग डेंगू फीवर।
एक तो ये चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि कहा जाता है कि जिसको डेंगू हो गया है, आम मच्छर अगर उसे काटेगा और फिर नॉर्मली वो किसी और को काटेगा तो इस तरीके से भी डेंगू ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, अब डेंगू एक इंसान से दूसरे इंसान को कैसे फैलता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ। और डेंगू जो है ये एक साथ रहने से, एक साथ सोने से, एक साथ माँ या बच्चे का प्यार हो रहा है, उससे ये नहीं फैलता। ठीक है। ये सिर्फ मच्छर के ज़रिए ही फैलता है। हाँ। अच्छा, मच्छर जो है वो इन्फेक्टेड पेशेंट को जब काटता है तो वहाँ से वायरस उसके बदन में दाखिल होता है और वो फिर जब दूसरे को काटता है, दूसरे इंसान को जिसको डेंगू ना हो, उसमें इंजेक्ट करता है। तो ये हमेशा इसका साइकिल तोड़ने का तरीका ये होता है कि आप मरीज़ जो हैं उनको ऐसी अलहदा कमरे में रखें जहाँ मच्छर उसको ना काटें, मच्छर काटने से रोकना है। यूजुअली आपने देखा होगा अस्पतालों में उन्होंने मच्छरदानियों में बंद किया होता है पेशेंट्स को। वो ये वजह ये होती है कि वो चाहते हैं कि इनको कोई नया मच्छर आकर काटे ना, वो इन्फेक्ट ना हो और ये ट्रांसमिशन दूसरों तक ना जाए। तो मरीज़ को प्रोटेक्ट करना है मच्छर के काटने से, ताकि ये मच्छर जो है तो कोई भी मच्छर डेंगू मच्छर बन सकता है? नहीं, मच्छरों की बहुत सी किस्में हैं। सही बात है। इसका एक जो किस्म है जिसको हम एडीज इजिप्टाई कहते हैं, वो ख़ास मच्छर है जिसकी पहचान भी ज़रा डिफरेंट है। वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पतला भी होता है, साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, उसके परों के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, बैंड्स होती हैं। वो एक डिफरेंट किस्म का मच्छर होता है। जब ये काटता है तो ये वायरस को पिक करता है और ये फिर आगे फैलाता है। सारे मच्छर डेंगू नहीं फैलाते। अच्छा 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 अच्छा। नहीं डॉक्टर साहब, फिर कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो गई है। आपने कहा कि ख़ास किस्म का मच्छर होता है जो किसी को काट के फिर आगे काटे तो होता है। ये एक जो आम मच्छर होते हैं, अगर ये काट लें किसी इन्फेक्टेड मरीज को तो ये नहीं कर सकते आगे? ये आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्योंकि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि कोई भी आम मच्छर जो है वो किसी इन्फेक्टेड मरीज को काटेगा तो उससे आगे हो सकता है। सर, थोड़ा बहुत इकदाम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी डेंगू का सीजन आता है तो हॉस्पिटल स्पेसिफिकली है, जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो बड़े ओवरबर्डनाइज हो जाते हैं और हर बंदे की कोशिश होती है कि मुझे डेंगू हुआ है तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट ही किया जाए। उसको किस तरीके से लुक आफ्टर किया जा रहा है? देखिए, हॉस्पिटल्स जो हैं इस टाइम पर, और हम अभी कुछ ही मुद्दत में ये गाइडलाइंस सारे लोगों तक पहुंचाने का, और मेरे ख्याल में अवेयरनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम आगाही की मुहिम चलाएं, लोगों को बताएं कि हर मरीज़ को अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। हर मरीज़ को अस्पताल में एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ओवरबर्डन ना करें अस्पतालों को, क्योंकि वहाँ सीरियस मरीज़ों का इलाज हो रहा है। आप घर में बड़ा आसानी से, जैसे हम फ्लू का मरीज़ हो गया या और बुखार जो छोटे मोटे बुखार हैं, कॉमन कोल्ड के बुखार हैं, उसको जैसे ट्रीट करते हैं उसमें इसको भी ट्रीट करते हैं। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, खुद ही वायरस दाखिल होता है और ख़ुद ब खुद बदन उस वायरस को ख़त्म कर देता है और एक स्टेज से जो 2 से 7 दिन का पीरियड होता है उसमें बंदा ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ लोग, इनमें से चंद लोग होंगे जो कि डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर में या शॉक में जाएंगे, और मैंने जैसे आपको अलामात का बताया, अगर ये अलामात हैं तो तब आप हॉस्पिटल जाएं और वहाँ फिर डॉक्टर्स उसको हैंडल कर रहे हैं। हर मरीज़ को अगर आप लेकर जाएंगे, आपके लिए भी तकलीफ है, हॉस्पिटल के लिए बर्डन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वंडरफुल सर। अच्छा सर, हम लोगों ने इसके ऊपर तो जिक्र कर लिया, लेकिन 2 चीज़ें आपने शुरू में ही मेंशन की थी, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता दें। ये चिकनगुनिया के बारे में और ज़िका वायरस के बारे में। जी, ये चिकनगुनिया जो है ये पाकिस्तान में अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है और कराची में इसकी आउटब्रेक्स हुई हैं। अच्छा, इसकी अलामात भी तकरीबन डेंगू से मिलती जुलती हैं, लेकिन ये सिवियर फॉर्म जो डेंगू की है, डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर या शॉक में नहीं जा रहा होता। लेकिन बदन में दर्द, बुखार, जॉइंट्स की पेन्स इसमें भी हो रही होती हैं। बच्चों में ख़ास तौर पर ये ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है, लेकिन बड़ों में कम होता है। ज़िका वायरस इसके मुकाबले में वो भी इसी तरह की अलामात लेके आता है, जिसमें बुखार, बदन में दर्द, जॉइंट पेन्स, रैश वगैरह होती हैं। लेकिन ज़िका वायरस का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि अगर हामला ख़वातीन हों तो ये बच्चों को इफ़ेक्ट करता है, और उसमें ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो हैं वो छोटे सर से पैदा होते हैं। और आप लोगों ने ये ज़रूर देखे होंगे दोले शाह का चूहा जो कहते थे, ये उस तरह के बच्चे पैदा होते हैं जिनके सर बड़े छोटे होते हैं और ब्रेन छोटे होते हैं, और ज़ाहिर है उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट भी उससे छोटी होती है। इसलिए ज़िका वायरस जो है वो हामला ख़वातीन के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ठीक है सर, जिस तरीके से इन चीज़ों पे बात चल रही है और आपने जिस तरह से कहा कि बहुत सारे लोगों को फ़ीवर की इंडिकेशन होती है, और यूजुअली वैसे हम ये भी कंसिडर करते हैं कि जब मौसम चेंज होता है तो तब भी लोगों को बॉडी पेन हो रहा होता है और टेम्प्रेरी फीवर भी आते हैं। कब वो टाइम होता है या किस टाइम के बाद आपको जाके एक प्रॉपर डॉक्टर को चेक करवाना ज़रूरी है? जी, मैंने बताया आपको कि अलामात जो ख़तरे की अलामात हैं उसको हमने गौर से देखना है। नॉर्मल बुखार, बदन में दर्द, पैरासीटामोल की दवाई या पैनाडोल आप ले लें, लेकिन इसके अलावा आपने ब्रूफेन या एस्प्रिन की दवाई नहीं इस्तेमाल करनी।
डेंगू के फीवर के अंदर। अलामात में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सख्त पेट का दर्द होना, वो भी दाएं तरफ जहाँ जिगर होता है उस तरफ अगर दर्द ज़्यादा हो तो ये पहले ख़तरे की अलामत है। दूसरी ख़तरे की बड़ी अलामत लगातार उल्टियों का आना, वॉमिटिंग, पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग, अगर ये है तो ये ख़तरे की अलामत है। तीसरी बड़ी एक्सटेंसिव रैश, पूरे बदन के ऊपर छोटे छोटे ख़ारिश वाले दाने निकलते हैं, ये ख़तरे की अलामत है। और चौथा खून का आना, नक्सीर, मुंह में खून आना या स्किन के नीचे छोटे छोटे खून के धब्बे नज़र आना या पेशाब में खून आना, ये ख़तरे की अलामत है। जब ये 4 अलामात नज़र आएँ तो आपने मरीज़ को फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि उसको फिर हॉस्पिटल ही मैनेज कर सकता है, घर पर आप मैनेज नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर कोई भी फीवर हो तो आप नॉर्मली वही पैनाडोल का इस्तेमाल करें, लिक्विड्स या फ्लूइड्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रूरी है क्या कि अगर कोई भी सीज़न चेंज हो रहा है तो आप अपनी केयर के लिए कुछ टेस्ट जो है वो जाकर करवा लें या डॉक्टर को चेक करवा लें? मैं समझता हूँ सीज़न चेंज होने में इसकी ज़रूरत नहीं होती। साल में एक दफ़ा अगर आप टेस्ट कराना चाहते हैं, जनरल डिफरेंट फंक्शन टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन टेस्ट, फ़ैट्स जो ब्लड में होती हैं उसको आप देख सकते हैं। लेकिन स्पेसिफ़िकली हर मौसम के चेंज होने के दौरान कोई टेस्ट किए जाएं जो प्रिडिक्ट कर सके आने वाली बीमारी, मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा बात करके। आई होप कि हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया उनसे आप सबको भी सीखने का मौका मिला होगा। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक। और पाकिस्तान में अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो बॉक्सिंग एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो कि आजकल बहुत ही उभरती हुई सामने नजर आ रही है। और बॉक्सिंग की दुनिया की अगर बात की जाए या बॉक्सिंग की फील्ड की अगर बात की जाए तो एक नाम ऐसा है जो कि आपको अक्सर और बेशतर सुनने को मिलता होगा, और वो है तैमूर खान। उनके बारे में आपको बताते चलें कि हाल ही में दुबई में वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल की जो एशिया कॉन्टिनेंटल टाइटल है वो उन्होंने अपने नाम कर लिया, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे एजाज़ात वो अपने नाम करते रहे। एग्री। सो ये आप लोग देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तैमूर खान को, और तैमूर खान हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं स्टूडियोज़ के अंदर। पाकिस्तान के ओनली इस वक्त जो है ना वो हैवी वेट फाइटर हैं, और हैवी वेट बॉक्सर में इन्हीं का नाम सामने आता है। लाइट वेट बॉक्सिंग के तो बहुत सारे सितारे जो पाकिस्तान के, उनके साथ आपकी मुलाकात हम करवा चुके हैं। अभी तक माशाल्लाह से ये अनडिफीटेड हैं, और तकरीबन 10 से ज़्यादा जो है वो फाइट्स में अनडिफीटेड बॉक्सर ही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर खान, और इन्होंने जसकरण सिंह जो भारत के थे उनको 30 सेकंड में नॉकआउट करके ये मुकाबला जीता। अस्सलाम वालेकुम तैमूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आपके टाइटल के लिए, और ख़ास तौर पे रीसेंट टाइटल के लिए। थैंक यू। सो तैमूर साहब, कहाँ से जो है ना ये कहानी शुरू हुई बॉक्सिंग की? सबसे पहले तो मैं जब छोटा था तो मुझे बहुत रेसलिंग का काफ़ी शौक़ था। तो मैं जब अक्सर घर में होता था तो भाइयों के साथ मैं रेसलिंग वगैरह करता था। तो मेरे जो वालिदैन थे तो मैं उनको तंग बहुत करता था उनको। तो वो कहीं जाते थे, मतलब रिश्तेदारों के घर, तो वो मैं भी कहता था कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो मेरे भाई मुझे कहते थे कि अगर आप नहीं जाओगे तो हम रेसलिंग करेंगे। तो फिर मैं रेसलिंग की वजह से मैं घर वालों को छोड़ देता था। मतलब मैं कहता ठीक है, मैं अम्मी अबू के साथ तब नहीं जाऊँगा जब मैं भाई के साथ रेसलिंग करूँगा। फिर वहाँ से ही मुझे शौक़ चढ़ा। फिर भाई ने मुझे कहा कि क्यों ना आप बॉक्सिंग शुरू करें। तो बस मुझे तो खैर फाइटिंग में बचपन से इंटरेस्ट था। फिर मैंने बॉक्सिंग का आगाज़ किया अपना, और मेरी उस वक्त मेरे ख्याल में 10-11 साल उम्र थी मेरी। तो तब से बस वंडरफुल। बहुत खूब। तैमूर, अपने रिसेंट टाइटल के बारे में बताइएगा कि किस तरीके से आप इसमें गए, और कितना मुश्किल था या कितना आसान था, और क्या फीलिंग थी आपकी? आसान तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता, और ज़ाहिर बात है हम कोई भी फाइट होती है उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें, और काफ़ी स्ट्रगल। और जो मैंने पाकिस्तान में यहाँ पर मेरी काफ़ी मतलब बॉक्सिंग के हवाले से मेरे काफ़ी मुश्किलात यहाँ पर गुजारी मैंने। तो इस फ़ाइट के लिए मैंने जो है 2 महीने की ट्रेनिंग कैंप की थी थाईलैंड के अंदर, जो कि मेरे कोचेज़ और मेरे प्रमोटर भी वहाँ के हैं। और तो बस उसके बाद जो है हमने वहाँ पर हमारा प्लान ये था कि मैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग करूँगा। मेरे प्रमोटर ने कहा कि आप थाईलैंड आना पड़ेगा आपको वहाँ पर फिर हमने 2 महीने की ट्रेनिंग की, और उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे ट्रेनिंग सेशन के बारे में भी थोड़ा बताएं, और ये बताएं कि किस तरीके से आप, क्या बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन हुआ या क्या वो थी ट्रेनिंग? तो हमारी क्योंकि हमारा जो प्रमोटर है और हमारे जो कोचेज़ वगैरह हैं तो वो हमें अपने ही सेपरेट हमें ट्रेनिंग देते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इंटरनेशनल कैंप होता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। स्पारिंग पार्टनर्स और हमारे दूसरे जो कोचेज़ वगैरह थे काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। तो ट्रेनिंग के हवाले से मेरी जो इस फाइट में जो ट्रेनिंग कैंप था वो काफ़ी बेहतरीन था। ठीक हो गया।
तैमूर, मुझे ये बताएं कि हैवी वेट बॉक्सिंग ये ऑलरेडी आप जो है वो आपका वेट गेन था, ठीक है, आपने जो है मसल गेन किया, उसके बाद आपने हैवी वेट शुरू किया या आपकी कैटेगरी बन ही हैवी वेट रही थी? मैं तो जब छोटा था तो तब से ही जो है मेरा काफ़ी वेट होता था। हाँ। तो इवन कि मेरी मतलब वेट उस तरह नहीं था, मतलब मैस इतना नहीं था, लेकिन मेरी बोन्स का और मेरी हाइट का वेट इतना था। तो मेरी जो फर्स्ट फाइट थी जो कि अंडर 16 चैम्पियनशिप थी पाकिस्तान में, उसमें भी मेरा वेट जो था 90 किलो था। और शुरुआत में तो मैं क्रूज़र वेट में फ़ाइट खेलता था, 1-2 मैंने फ़ाइट क्रूज़र वेट में खेली, लेकिन जैसी जैसी एज बढ़ती गई मेरी तो बढ़ती गई, खुद ही वेट मेरा जो अब आप किस वेट पे खेलते हैं? अभी हैवी वेट में खेलता हूँ मैं। ओके। और तब से लेके तकरीबन आई थिंक 2013 से लेके अभी तक मैं जो है नॉन स्टॉप हैवी वेट में खेल रहा हूँ। ठीक है, वंडरफुल। अच्छा, मुझे ये बताएं तैमूर कि अभी तक जो है वो अनडिफीटेड फाइटर रहे हैं आप, ठीक है, माशाल्लाह से। ये सिलसिला फाइट्स का कैसे चलता रहा? कौन सी अभी तक आपकी इंटरेस्टिंग सबसे ज़्यादा फाइट थी और कौन कौन से टाइटल्स जो अभी तक आपने अचीव कर लिए हैं? बॉक्सिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे जो पाकिस्तान में जो मेरी बॉक्सिंग थी, मैं पहले इससे पहले एमेच्योर बॉक्सिंग खेलता था। जो मतलब एशियन गेम्स और ओलंपिक्स ये वो, तो काफ़ी उसमें मैंने तकरीबन 10 से 15 साल मैंने उसको टाइम दिया। लेकिन उसमें जो पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग है और जो यहाँ पर पॉलिटिक्स जो थी, उसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं 3-4 फेडरेशन यहाँ पर फेडरेशन भी है और फिर यहाँ पर जो मतलब मैं खुल के उस तरह नहीं कह सकते कि मतलब बात यह कि अगर आप जितने भी टैलेंटेड हैं, ठीक है, तो अगर आपके ताल्लुकात नहीं है, आपकी सिफारिश नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। इवन के मतलब आप कैंप में भी बेस्ट हो, आप नेशनल गोल्ड मेडल में बन जाए, लेकिन आप उस तरह नहीं जा सकते। तो खैर फिर मुझे वहाँ पर अच्छा, मेरा एक ड्रीम था जब से मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी कि मैं ओलंपिक्स जाना है मैंने। और हर ओलंपिक क्वालिफाई जो पाकिस्तान की तरफ से होता है उस कैंप में मैं होता था, लेकिन मैं नहीं जा पाता था। फिर मेरा ओलंपिक से मेरा ड्रीम हट के मैंने कहा अब कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने जाना है। तो 2018 की कॉमनवेल्थ कैंप में जो है मैं था, वहाँ पर 2 महीने मैंने कैंप भी किया, लेकिन मुझे आखिर में मतलब बहुत ज़्यादा मुझे अपसेट फील हुआ। तो फिर आप प्रोफेशनल की तरफ फिर मैंने 2020 में जो मेरी पहली प्रोफेशनल फाइट थी वो मैंने फिर लाहौर में खेली थी आमिर खान के प्रमोशन में। वहाँ से फिर मेरा कैरियर का आगाज़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा एक ड्रीम था एमेच्योर बॉक्सिंग में, जो मेरा वहाँ पर पूरा नहीं हो सका, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मैंने अपना जो है। ज़्यादा आप एंजॉय क्या करते हैं, एमेच्योर को करते थे या प्रोफेशनल कर रहे हैं अभी? सॉरी, ज़्यादा एंजॉय क्या कर रहे हैं आप? ऑफ कोर्स प्रोफेशनल तो दुनिया में, पूरी दुनिया में प्रोफेशनल को देखा जाता है। तो और इसको जो जिस तरह मतलब एमेच्योर बॉक्सिंग में मैं शायद उस तरह अगर मैं मेडल भी ले रहा था, लेकिन उस तरह मैं एंजॉय ना कर पाता। तो लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अभी जो है मुझे इज्जत भी अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा दी, और जो कि मुझे लगता है कि अगर मैं एमेच्योर में। आपके पास टाइटल कौन कौन से हैं इस वक्त? मैं इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि ABF, ये मेरी पहली फाइट थी, ये भी लास्ट ईयर थी, मेरी इंडिया के अगेंस्ट थी। अच्छा। हाँ, वो भी अनडिफीटेड बॉक्सर था, तो उसमें मैंने एशियन टाइटल मैंने वहाँ पर जीता था। और फिर काइंडली अगर हमें ये उठा के भी जो है ना वो दिखा दे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी ये प्राइड है और आपके लिए भी, नो डाउट। सो ये एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन की तरफ से ABF के जो है ना वो चैंपियन थे। वंडरफुल। ये मेरी जो थी लास्ट ईयर हुई थी वेदांत अग्रवाल के साथ। अच्छा। थाईलैंड में हुई थी मेरी फाइट, और काफ़ी टफ फाइट थी मेरी। उसमें उसको मैंने शिकस्त दे के फिर मेरे ये टाइटल विन किया था। और अभी रिसेंटली जो है मैंने WBC, अच्छा इसमें मैं आपको बताऊँ कि WBC में ऑलरेडी चैम्पियन था। लास्ट मेरी अप्रैल में मेरी फाइट हुई थी, फिर इस इंडिया के बॉक्सर के अगेंस्ट मैंने इसको डिफेंड किया है। तो जो अभी मेरी रिसेंट फाइट हुई है उसमें मैंने ये टाइटल डिफेंड किया है। तैमूर, कितना प्रेशर था, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि आपने डिफेंड किया, तो ऑफ कोर्स एक चीज़ ऑलरेडी जो आपके पास है उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले तो अगर आप फर्स्ट टाइम जीत रहे हो तो मेरे ख्याल से वो लगन होती है कि मैंने ये जीत के दिखाना है, लेकिन डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या वो फीलिंग थी और कितना प्रेशर आपके ऊपर आया? प्रेशर तो ज़ाहिर सी बात है, हर गेम में प्रेशर होता है, और बॉक्सिंग फिर स्पोर्ट ही ऐसी है कि उसमें जब आपने रिंग में जाना है तो आप जब अगले को पंचेस मारेंगे तो वो भी आपको फिर अटैक करेगा और आपको भी पंचेस करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक के भरोसा था, और जब मैंने अपने ओपोनेंट को देखा वहाँ पर दुबई में, तो मैंने मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगा कि वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे ज़्यादा प्रेशर में था। अच्छा। तो फिर और दूसरी ये कि मेरे जो है माँ बाप की दुआएं थी मेरे साथ, कौम की सपोर्ट थी पूरी, तो मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस था, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। शुरू में मुझे थोड़ा सा इस तरह लग रहा था कि तो बंदा प्रेशर में होता है ऑफ कोर्स, क्योंकि
मोहम्मद अली जो है जितने ग्रेटेस्ट फाइटर थे, वो कह रहे थे कि मैं खुद प्रेशर में होता हूँ जब मैं फाइट में जाता हूँ। तो लेकिन जब मुझे थोड़ा सा आगे पीछे मतलब मैंने उनको देखा तो काफ़ी फिर मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा था मैं। वंडरफुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि बीइंग अ बॉक्सिंग प्लेयर और फिर उसके साथ साथ माशाल्लाह से जो आपकी हाइट है, और अगेन इस हाइट के साथ खेलने के आपको बेनिफिट होता है या नुकसान होता है? देखें हाइट के हवाले से अगर बात की जाए, हैवी वेट में मतलब ये नॉर्मल हाइट है मेरी। इसमें ऐसे नहीं, क्योंकि हैवी वेट में काफ़ी बड़े फाइटर्स होते हैं। एंथनी जोशुआ जो इस वक्त रिसेंट जो अभी तो खैर वर्ल्ड चैम्पियन नहीं रहा, वो 6'6" था। फिर टाइसन फ्यूरी इज 6'9" और डिवाइंटी वाइल्डर 6'7". तो हाइट जो है आई थिंक मेरी हाइट जो है हैवी वेट के हवाले से नॉर्मल हाइट है। लेकिन बॉक्सिंग गेम में आपकी हाइट और ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आप 6'7" है या 6'9" है या 5'11" है या 5'10" है, डजंट मैटर। क्योंकि माइक टायसन जो थे वो 5'10" थे। इसमें बॉक्सिंग में सिर्फ आपकी जो मेन चीज़ है आपकी स्किल्स मैटर करती है। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपकी हाइट छोटी है, तो आप मतलब लेकिन मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि मतलब हमारे जितने भी दोस्त हैं वो हैं लाइट वेट बॉक्सिंग से, तो उनकी एक चीज़ ना समझ आती है कि उनका फुटवर्क और उनकी वो फुर्ती और वो सब चीज़ें ना नज़र भी आती हैं, समझ भी आती हैं कि इतना प्रेशर नहीं पड़ रहा काफ्स पे या इन चीज़ों पे। लेकिन एक हैवी वेट बॉक्सर जो है उसकी जंपिंग और उसकी कैसे होता होगा ये सब कुछ? ये तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग रिक्वायर है। ज़ाहिर बात है। अब हैवी वेट देखें, पूरी दुनिया में जो है बॉक्सिंग को अगर पसंद किया जाता है वो हैवी वेट को पसंद किया जाता है, क्योंकि दुनिया में ये इंसानी फितरत है कि जब भी फाइट्स देखना चाहते हैं तो वो दो तगड़े लोगों की बड़े बंदों को आपस में जो है फाइट करना पसंद करते हैं, ना कि छोटे मतलब लड़कियों मतलब और स्किनी हाँ ठीक है, स्मार्ट से लोगों को, बच्चों को एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे। तो जब हैवी वेट की अगर अब उसकी बात की जाए, अब लोग ज़्यादा पसंद भी करते हैं, तो फिर इसके जो एक्सपेंसेस है वो भी उसी के हिसाब से ज़्यादा है। मतलब हमारी जो डाइट इसकी मैच फीस ज़्यादा है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो जितनी भी बड़ी फाइट्स हुई हैं वो हैवी वेट में हुई हैं। मतलब प्राइज मनी के हवाले से बात की जाए या ओवरऑल वो सारी हैवी वेट जो है। लेकिन अगर ट्रेनिंग के हिसाब से बात की जाए, ज़ाहिर बात है उसके हिसाब से हमें ट्रेनिंग भी हमारी उसी तरह से हमारी कॉस्टली होती है। हमारी न्यूट्रिशन, हमारी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, तो वो सारे कुछ जो है काफ़ी मतलब अखराजात उसमें काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और क्योंकि हमें पूरा साल जो है फिट रहना पड़ता है। तो लेकिन अभी पहले तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पर भी, जो मैं ऑफ सीज़न में ट्रेनिंग करता हूँ, तो मेरे यहाँ पर कोच हैं, अगर वो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, शारिक खान उनका नाम है, तो उन्होंने यहाँ पर मुझे काफ़ी वो मुझे हेल्प आउट किया। बहुत ज़्यादा मुझे वो यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली उस्ताद जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे। तैमूर, आगे आप किन चैंपियनशिप्स पे या किन टाइटल्स पे नज़र जमाए बैठे हुए जो कि आपका फ्यूचर गोल है? इस वक्त जो है अभी मेरी आगे अभी जिस तरह ये कलर सीरीज़ में मेरी फ़ाइट थी, तो अभी आने वाली मेरा जो है कलर सीरीज़ में वो फ़ाइट होगी जापान में, और वो जापानीज़ बॉक्सर है और वो भी अनडिफीटेड है। इस वक्त काफ़ी मतलब वर्ल्ड में उनकी काफ़ी हाई रैंकिंग है। टाइटल जो है वो हमारी होगी OPBF, ओरिएंटल पैसिफिक बॉक्सिंग फेडरेशन। तो ये जो टाइटल है ये वर्ल्ड क्वालिफिकेशन के लिए है, मतलब वर्ल्ड टाइटल की क्वालिफिकेशन के लिए जो ये टाइटल विन करेगा वो वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो मेरी नज़रें तो फ़िलहाल उस पर हैं, और जिस तरह जसकरान सिंह को मैंने फर्स्ट राउंड में टिकी हो गया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसी जापानीज़ को भी। अच्छा तैमूर, मुझे बताएं ये हैवी वेट में भी सेम उसी तरीके से ABF और ये WBC और इनके जो एशियन टाइटल हैं, एशियन चैम्पियन के, और उसके अलावा फिर वर्ल्ड टाइटल के बाद वर्ल्ड यूथ टाइटल के होते हैं, ये भी सेम इसी तरीके से चलते हैं? हैवी वेट में भी ये डिफरेंस होता है? मतलब देखें टाइटल जो है ये आपको मतलब डायरेक्ट आप वर्ल्ड टाइटल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते, नहीं करते, आपको कैटेगरी बनानी पड़ती है। हाँ। आपको मतलब अपनी क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है। मतलब अगर जो फाइटर यूरोप में है वो पहले यूरोपियन टाइटल को विन करेगा, उसके बाद वो फिर इसी तरीके से पहले आपको एशियन जो है एशियन टाइटल। तो जिस तरह मैंने पहले ABF खेला, फिर मैंने WBC, तो अभी जो मेरी जो कमिंग फाइट है वो जो OPBF है। हाँ, OPBF के लिए नवंबर में इंशाल्लाह मेरी फाइट होगी और जापान में होगी। तो वो जो टाइटल होगा उसके बाद फिर मैं वर्ल्ड टाइटल, आप वर्ल्ड कैटेगरी में जो जाएंगे तो वो वर्ल्ड कैटेगरी ओपन के लिए जाएंगे या यूथ के लिए आप जाएंगे? नहीं, यूथ में तो ज़ाहिर बात है वो तो अंडर 22 जो एज होते हैं उनकी वो। अच्छा, अंडर 22 में जाते हैं। तो मैं तो अभी 27 ईयर्स ओल्ड,
अच्छा तैमूर, मुझे बताएं कि कितना ज़रूरी है कि हम तमाम स्पोर्ट्समैन की जब जिक्र करते हैं, उनकी मेहनत को सराहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, तो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी ताल्लुक़ रखने वाले स्पोर्ट्स के फ़र्द के लिए? अगर दिल से बात करूं मैं तो यहाँ पर बॉक्सिंग मतलब उस तरह सपोर्ट नहीं यहाँ पर ना गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल में अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन जो नीचे फेडरेशन में जो लोग माफियाज बैठे हुए हैं वो फाइटर को आगे नहीं आने देते। ठीक है। वो फंड खा जाते हैं, मतलब बॉक्सरों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब इतना टैलेंट मौजूद है यहाँ पर, मतलब अगर आप आई नो ठीक है। और ये तो हम अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा बात करते हैं कि हमारे जितने भी पाकिस्तान के सितारे काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे जो ये प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं ये आगे बढ़ने चाहिए और इनके प्रमोशन की ज़रूरत होनी चाहिए। वेल तैमूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आई होप कि आप इसी तरीके से ये जब OPBF टाइटल विन करेंगे तो अगेन हम आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक, वापस आएंगे हमारे साथ फ्रेंड। और मैं हूँ लिटिल शेफ मास्टर। हम ला रहे हैं कुछ नया, कुछ मजेदार। मैं सिर्फ काटूंगी नहीं, मैं तो खाऊंगी भी। ये तो बहुत ही मजे का है। सारी तवानाई खत्म हो जाएगी और सारा शहर मेरे कर्जे में डूब जाएगा। अगर तवानाई इसी तरह जाया की गई तो पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। इंफॉर्मेशन ड्राइव। एक बार फिर सुबह पाकिस्तान में खुशामदीद। और यूजुअली जब हम हाफिज़ कुरान लोगों की बात करते हैं या कुरान हिफ्ज़ करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये ऐसा अमल है जो कि आपको अर्ली एज में करना चाहिए या फिर कम उम्र में आपको ये चीज़ें जो हैं वो सीखनी चाहिए। लेकिन इस बात को गलत साबित किया हमारी आज की शख्सियत ने, क्योंकि उन्होंने ये कहा है या उनका ये कहना है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सही बात है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और इतना खूबसूरत सीख अगर आपको मिल रही हो, ख़वातीन हज़रात, दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब कुरान मजीद, और कुरान मजीद जो हमारे दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए, और उसी के बाद इस पूरी दुनिया की हिदायत का अमल उसी पर चल रहा है। और यकीनी तौर पर जो भी शख्स इस पर अमल करेगा वो राह निजात पा लेगा। और एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी उम्र है 64 बरस, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इस उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ जो है वो मुकम्मल किया है, और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले भी एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाऊंगा, और वो ये कि एक मैंने वाक़या सुना कि किसी के बेटे ने हिफ्ज़ किया, तो उन्होंने जाके अपने वालिद को बताया। किसी के बेटे ने हिफ्ज़ किया तो उन्होंने जाके अपने वालिद को बताया कि मुबारक को आपके पोते ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया।
तो उन्होंने बोला कि मुझे क्या मुबारकबाद देते हो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत सादत की बात है, काश मेरा बेटा भी कुरान हिफ्ज़ कर लेता। तो उनकी उस वक्त उम्र थी 50 वर्ष। तो 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने भी कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया और फिर जाकर 2 साल बाद मुबारकबाद दी कि मेरे वालिद को भी मुबारकबाद हो कि मैंने हिफ्ज़ कर लिया। तो वो 50 उम्र थी और आज हमारे साथ 64 वर्ष के जनाब प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सईद अहमद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, खैरियत से आप? तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, आपके जज्बे को सलाम है और जिस तरीके से आपने ये खूबसूरत सा काम किया है, बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल आपने खूबसूरत सी जो है ना वो रखी है। तो हज़रत ये बताइएगा कि ये सोचने का ख्याल कैसे आया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जनाब, ये वो दुआ है जो मुझे कारी साहब ने बताया कि आपने हिफ्ज़ करने से पहले इसको पढ़ना है। जब भी कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो ये दुआ पढ़नी है, जब सुनाएंगे तभी पढ़नी है, कहीं पे आपको मुश्किल पेश आए तो पढ़नी है। तो ऐसे ही हुआ कि अब ये मेरी ज़बान पे है और आपके सामने बयान कर दिया है माशाल्लाह। तो रिटायरमेंट के बाद सोच रहा था कि कुछ ऐसा कर लूँ जिससे कुछ आगे की भी हो जाए और कुछ मिसाल कायम हो जाए। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लें, लेकिन ये काम कोई मुझे आसान नहीं लगा जी। तो जैसे हर काम में मुश्किलात हैं, तो इसी काम में मैं ये सोच के कि उस्ताद के बग़ैर और कारी साहब में ये मुमकिन नहीं है। मैं जनाब फिर कारी साहब से मैंने मुलाकात की, मैंने कहा मैं कुरान शरीफ हिफ्ज़ करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे देखा और कुरान शरीफ कह रहा, अच्छा आप 4 दिन के बाद मिलना। मैं फिर उनके पास गया तो वो मुझे मिले ही नहीं। अच्छा। मैंने ये दिसंबर 2020 का आखिरी हफ्ता था ठीक है। और जनवरी 1 2021 मैंने शुरू करना था डिटरमेंट, तो मुझे मिले नहीं और मैंने घर आके जनाब बैठ गया। तो मेरा चूँकि बिजनेस में ताल्लुक था तो प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव, टारगेट, एम, ये सब खेलते थे और इनसे देखते थे। तो बैठ के मैंने कहा कि इसको 1 साल में मैंने करना है, तो कैसे किया जाए। वो आयत गिनी, आयत गिनने के बाद उसको तकसीम किया तो लगा कि 20 आयात जो है वो डेली अगर आप पढ़ें तो 1 साल में हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने ख़ुद ही घर में बैठ के पहले दिन जनवरी 1 2021 को 20 आयत याद कर ली। अच्छा, ठीक है हज़रत, यहीं पर एक सवाल बनता है। जी जी। चूँकि मैं खुद भी हाफिज़ कुरान हूँ, तो इसलिए ना वो मैं समझता हूँ कि हमें जब कुरान हिफ्ज़ करवाया जाता है तो शुरू करवाया जाता है 30वें सिपारे से। तो ये चीज़ आपको मालूम थी? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम थी, इसलिए चूँकि मुझे मालूम क्योंकि वो नहीं आसान सिपारे होते हैं। हाँ, मैं सूरह बकरा का कारी था, मैं पढ़ता रहता था घर में बार बार इसको। तो आपने पहले सिपारे से शुरू किया? हाँ, पहले सिपारे शुरू किया और वो तो आयतें तवील थी, बाद में पता चला, और 20 आयतें। 1 हफ्ते के बाद तो मेरा 1 सिपारा मुकम्मल हो गया। अब अहलिया को सुना रहा हूँ, वही मेरी अब उस्ताद है, उनको सुना रहा हूँ मैं। माशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं गया, जुमे का दिन था, दोबारा मस्जिद, और नमाज के बाद मुफ्ती साहब से मिला तो शायद सोच रहे थे कि क्या कहेगा। मैंने कहा मैंने यार हिफ्ज़ करना है। फिर उनसे देखा, कहते अच्छा आप 2 दिन के बाद मिलना। अच्छा। फिर कहने लगे आपकी उम्र क्या है। मैंने किस वक्त मेरी उम्र 64 साल कुछ 8 महीने है। कह रहे बताऊँगा, 2 दिन के बाद बताऊँगा मैं आपको। मैं 2 दिन के बाद उनके पास चला गया तो कहना यार मैं मशवरा किया, बुज़ुर्गों ने कहा उसे काम पे लगा दे, उसे काम पे लगा दे, अल्लाह ताला मदद करेगा। तो उन्होंने हामी भर ली मेरी। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर काम शुरू हो गया। तो उन्होंने आके हाँ पूछा क्या किया है, तो सर मैं 1.5 सिपारा याद कर चुका था। ठीक है। तो मुझे अब आप हाफिज़ माशाल्लाह, तो अब मैं जो बैठा कहता हूँ सुनाए सबक, मैंने सबक सुना दिया। जी। कह रहा सबकी सुनाए। मैंने कहा ये क्या है? हाँ, कह रहा ये कल का सबक है, ये कल का सबक है। ये टर्मिनोलॉजी मुझे उस वक्त पता चली। तो मैं टर्मिनोलॉजी साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ अपने नाज़रीन के लिए भी आसानी हो। हाँ जी। कि एक तो आप सुनाते हैं कुरान मजीद का सबक जो आपको दिया जाता है, फिर जिस सिपारे के ऊपर आप मौजूद होते हैं उसका पिछला जितना हिस्सा होता है वो होता है सबकी आपकी, और फिर मंजिल के लिए आपके पास कोई भी सिपारा जो पीछे मौजूद होते हैं आपके, उनमें से आप एक सुनाते हैं और मुकर्रर करता। क्योंकि मेरा 1.5 सिपारा था तो कहते हैं ये कल वाला सबक जो है सबकी है और जो शुरू से है ना वो आपकी मंजिल है। मैंने कहा ये मुझे नहीं मालूम। कह रहा अच्छा फिर कल से ऐसे करना, सबक याद करना, सबकी याद करना और मंजिल भी याद करना। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने स्टार्ट ले लिया। तो उन्होंने मुझे 1 माह पढ़ाया, फिर एक और कारी साहब के हवाले कर दिया। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहा और फिर कहीं कहीं मुश्किलात आती रहीं।
लेकिन जो दुआओं ने बताई थी वो शरह पढ़ते सदर की और कौल के बाजी करने की और दिल को करने की, वो उसको पढ़ता रहा तो उससे वो ठीक है। बहुत खूब। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि आपने 1 साल का टारगेट रखा था कि आप 1 साल में मुकम्मल करेंगे, क्या वाकई 1 साल लगा या वो अरसा जो है वो फिर कहता हूँ कि हम चूँकि बिजनेस के टीचर रहे हैं तो ये मेरा जो टारगेट था ओवर एस्टिमेटेड या ओवर टारगेट हो गया, तो उसमें मैं नहीं कर सका क्योंकि ये आयतें ज़्यादा थी। तो जब मुझे उन्होंने सूरह बकरा पूरी करा दी पहले 2.5 सिपारे, तो उन्होंने फिर दोबारा मुझे वहाँ से शुरू कराया 30वें सिपारे से कि आप ये शुरू करें। तो उस वक़्त तो मैं 59 आयात एक दिन का याद करने में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है, और तवील आयात जो है वो 34 याद करने के रिकॉर्ड है मेरा, तो वो मैंने याद की। वो फिर 1 साल में तो नहीं हुआ, तो फिर दोबारा प्लानिंग हुई तो वो फिर वो 1.5 साल में मुकम्मल हो गया। लेकिन हज़रत ये भी बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आपने 1.5 साल में मुकम्मल किया है, क्योंकि कहा जाता है, इस तरह माना जाता है कि जो सही उम्र हमारे यहाँ पर भी तसव्वुर होती है, माशाल्लाह से पाकिस्तान में बहुत हुफ़ाज़ कराम निकलते हैं हर साल, और वो सही उम्र तसव्वुर यही होती है कि आप जितना अर्ली हो सके 14 साल की उम्र तक, 13 साल की उम्र तक, 12 साल तक मुकम्मल कर लें, क्योंकि उस वक्त बच्चे का जहन कच्चा तसव्वुर किया जाता है, उसमें बैठ जाता है। लेकिन आपने उम्र के उस हिस्से में जब चीज़ें वैसे भी इंसान को भूलना शुरू हो जाती हैं तो याद किया, तो कहाँ कहाँ पर मुश्किलात आई और किस किस किस्म की मुश्किलात आई आपको? मैं ये पढ़ रहा था कि याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसमें किसी ने लिखा कि आप नावल पढ़ते रहें, आप किताब पढ़ते रहें, आप कोई कहानियाँ पढ़ते रहें, तो इससे आपकी याददाश्त बढ़ती रहेगी। तो मैंने कहा क्यों ना कुरान शरीफ को पढ़ा जाए, इससे याददाश्त भी बढ़ती रहेगी और सवाब मिलता रहेगा, और ये एक सदका जारिया भी हो जाएगा। मुश्किलात मुझे ये आपको स्कूल याद आता है कभी, और बच्चे जो कहते हैं नस जाइए, बंद कर ले स्कूल को, नस जाइए, तो ये रोज़ाना ऐसे होता था कि नस जाइए। लेकिन फिर वो अहलिया जो है ना फिर कहते कि नहीं, कुरान शरीफ आपने जब शुरू किया तो उसे मुकम्मल करें। उधर जो मेरे टीचर थे कुरान शरीफ के, वो मेरे हाफ एज के थे, यंग थे, कोई 20s में था, कोई 30s में था जी। तो वो भी एहतराम करते थे, कोई अंकल कहना, सर कहना, कोई हाजी साहब कहना, मतलब ये बस जितना याद कर, 2 आयत याद कर लें, खैर सुना दे, आ जाया करें, ना गाना किया करें, तो उनके हौसले से फिर ये। लेकिन दरमियान में इसी दौरान में कोरोना आया, कोरोना से जो है ना मुझे तकरीबन कोई 5-6 माह मुझे नहीं पढ़ा गया, वो वीकनेस हो गई और कोरोना से मुझे रिकवर नहीं कर पाया। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि जब ये खबर पता चली कुरान हिफ्ज़ मुकम्मल होने के बाद घर वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तो उनका क्या रिस्पॉन्स था? हाँ, ऐसे इसको मैंने जो है ना बिल्कुल सिगरेट रखा, सिर्फ ये बात मेरी मिसेस को पता थी और मेरे बच्चों को पता थी, मेरे भाइयों को भी नहीं पता थी, मेरे दोस्तों में नहीं पता थी। तो मैंने जब ये मुकम्मल होने में कुछ टाइम था, 1 हफ़्ता था, मैंने दोस्तों से कहा आपको मैंने एक सरप्राइज़ देना है। भाई से कहा मैंने आपको खुशबू सुनानी है। अच्छा कह रहे अभी सुना दे, मैंने कहा नहीं अभी नहीं सुनानी मैंने। तो ये 22 अगस्त को जब मुकम्मल हुआ तो मैंने टेलीफोन उठाया ना, भाई को टेलीफोन किया, मैंने कहा आपका छोटा भाई हाफिज़ हो गया है। माशाल्लाह। कह रहे हैं ऑल ऑफ हो गया। जी हाँ, ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह। प्रोफेसर साहब सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरीके से इस्तकामत के साथ बरकरार रहें। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आपके वही मस्जिद या मदरसे के जो तमाम आपके कलीग्स होंगे, जो दोस्त होंगे, आपके उस्ताद होंगे, वो ये चाह रहे होंगे कि अब अगली तरावी में आप मुसल्ला भी सुनाएं। जी बिल्कुल, मैंने टारगेट मिशन दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहें। बिजली बचाना भी बिजली बनाने से कम नहीं है। हम बात करते रहते हैं कि इस मुल्क का बहुत बड़ा मसला तवानाई है, एनर्जी क्राइसिस। बिजली की हमें जरूरत है ताकि इंडस्ट्री चले, घर चले, दफ्तर चले, हम सुकून से जिंदगी गुजार सकें। लेकिन हम कम ही सोचते हैं कि बिजली बनाने की जिम्मेदारी के साथ साथ
बिजली बचाने में हम छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक यूनिट, एक एक वॉट अगर हम बचाएं तो ये बिजली बनाने से कम नहीं है। What matters for Pakistan? What matters for Pakistan? सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर का महीने की ख़ास बात यह है कि 6 सितंबर को पूरा पाकिस्तान जोशो खरोश से यौम दिफा मनाता है। इसी वजह से यौम दिफा के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी तरफ से खराज अक़ीदत पेश करते हैं 1965 के जंग के तमाम तर हीरोज़ को भी और इस वक्त की मुसल्लह अफवाज को भी और पाकिस्तान के तमाम तर वो खूबसूरत शख्सियात को जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बढ़ाने में बहुत किरदार अदा किया। सो यौम दिफा के सिलसिले में ही सिनेमा बोर्ड्स पर मुसव्विरी के रंग बिखेरने वाले आर्टिस्ट एक हैं जिनसे आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। लेकिन ये सिनेमा बोर्ड पेंटिंग के हवाले से हमारे पास एक खुसूसी पैकेज है जो तैयार किया है अमाद अवान ने। स्क्रीन पर नजर आने वाले फिल्मी सितारों की ऑयल पेंटिंग्स माजी में सिनेमा घरों की जीनत बनती आपने ज़रूर देखी होंगी। ये आर्टिस्ट आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं यौम दिफा के हीरोज़ की तकरीम में। कैनवस पर चलते ब्रश संभाले ये लोग अपने दौर के नामी ग्रामी मुसव्विर रहे हैं जो अपने फ़न के ज़रिए शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश करने निकले हैं। हम वो लोग हैं कि जिन लोगों ने 50-50 60-60 साल सिर्फ़ और सिर्फ इस आर्ट की खिदमत की है, इसी में काम किया है इन्होंने। ये कल्चर लोग भूलते जा रहे हैं तो उसी कल्चर को सामने लेकर हम लोग जो है ना ये सामने आ रहे हैं। लोकवर्षा म्यूजियम में इन फनपारों की नुमाइश होगी 6 सितंबर को। मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम आर्टिस्ट पाकिस्तान भर से आए हैं सिर्फ इसलिए कि अपने असल हीरोज़ को उजागर कर सकें जिन्होंने मुल्क के दिफा को अपनी जानों से मुकद्दम रखा। पूरे पाकिस्तान से सिनेमा आर्टिस्ट जो इकट्ठे हो गए तो ये 6 सितंबर के हवाले से अपने शुहदा को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। सिनेमा ख़त्म हो गया तो ये दोबारा उनको इकट्ठा करना, एक प्लेटफार्म पे लाना, ये शाह साहब की बहुत बड़ी काविश है। फिल्म पेंटर्स का कारोबार 3D प्रिंटिंग और जदीद मशीनों के आने से पहले जैसा तो नहीं रहा, लेकिन इस तरह की सरगर्मियों से ये सकाफती वर्सा नई नस्ल तक मुंतकिल करने की राह हमवार हो सकती है। ये आपने खूबसूरत सा पैकेज देखा और ये तमाम तर नुमाइश आप लोग इंजॉय कर सकते हैं लोक विरसा में यौम दिफा यानी कि कल 6 सितंबर के मौके पर। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हीं में से एक आर्टिस्ट जनाब मुराद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? शुक्र जी। सो मुराद साहब ये बताइएगा कि थोड़ा बहुत हमें पहले तो बताएं ये सिनेमा बोर्ड पेंटिंग के हवाले से कि ये आगाज़ कब हुआ और पाकिस्तान में इसकी खूबसूरत एक हिस्ट्री है। जी सबसे पहले तो मैं PTO का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लोक विरसा का और जनाब जमाल शाह साहब का कि उसने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिस पे हमने अपने शुहदा को खैर तहसीन पेश की। बिल्कुल। और अपना काम जो है ना आप लोगों के साथ शेयर किया। बहुत असल में KPRC से जो है ना सिनेमा आर्ट जो है ये एक चला आ रहा है, लेकिन बदकिस्मती से जो ये नई चीज़ें आ गई तो उस वजह से बहुत सारे आर्टिस्टों के जो काम है वो ख़राब हो गए। लेकिन ये नहीं है कि ये आगे काम नहीं कर सकते, इसको हम इंगेज कर सकते इस तरह के एक्टिविटीज़ में और इस तरह की क्रिएटिविटी में कि ये मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में वर्कशॉप्स में इसको बिज़ी करे ताकि स्टूडेंट्स को जो आर्ट स्टूडेंट्स है उसके साथ ये अपना काम शेयर करे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है इसको इंगेज करने में। दूसरी बात ये है कि आपने सवाल किया कि ये हमने कब से शुरू किया हुआ है, तो ये 4-6 महीने पहले हमने जो मेरा एक दोस्त है और हमारा एक आइडिया हमने डेवलप किया कि जितने भी ये सिनेमा आर्टिस्ट है जो कि इसमें कुछ ऐसे कि उसने काम ही छोड़ा हुआ है, बहुत खूबसूरत काम करने वाले लोग अभी जो है ना वो पिकअप जो लोडर है वो चलाते हैं, तो हमने कहा कि इसको इकट्ठे कर लेते हैं एक प्लेटफार्म पे और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जितने सरकारी इदारे हैं, जमाल शाह साहब से बात हुई कि उसको इंगेज करे किसी आर्ट एक्टिविटी के हवाले से। तो ये 4-6 महीने पहले की एक हमारी कोशिश थी जो कि इस वक्त हमारे पास कोई 60 से तक आर्टिस्ट है पूरे पाकिस्तान से। वाह। तो वो अब कोशिश कर रहे कि उसको जो है ना इंगेज। तो अभी कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? यहाँ पे जो है हमारे 22 आर्टिस्ट है जो कि वो 42 फनपारे बनाएंगे शुहदा को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए।
ठीक है मुराद, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि जिस तरीके से आर्ट को दोबारा लाया जा रहा है, रिवाइव किया जा रहा है। अच्छा, ये जो नुमाइश अभी होने वाली है इसके बारे में आपकी क्या रिव्यूज़ हैं, और ये बताइएगा कि किस तरीके से आर्ट को प्रमोट करने में ये हेल्पफुल होगी? एक तो ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे और वो देख रहे कि सिनेमा आर्टिस्ट किस तरह काम करते हैं, तो लाइव आर्ट करते हैं, तो उससे भी एक्सपोजर मिल सकती है इन आर्टिस्टों को। और ये भी हो सकता है कि जैसा कि पहले हमारे घरों में जो हमारे दादा की तस्वीरें लगी हुई होती थी तो ये आर्टिस्ट बनाते थे जी, क्योंकि इनके काम में जो आर्ट का प्रिंसिपल और एलिमेंट है वो भरपूर मौजूद है। सोर्स ऑफ लाइट तो मतलब एक बहुत वैल्यूएबल काम है इसका। तो ये ऐसा है कि अगर कॉलेजेस में दो दिन और तीन दिन का वर्कशॉप रखा जाए और ये जो असातिज़े किराम है ये आ जाए और स्टूडेंट के साथ अपना काम शेयर करें, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करें, तो उसी भी एक्सपोजर मिल सकता है। क्योंकि इसमें अभी हमारे पास ऐसे आर्टिस्ट है कि वो 75 साल उसकी उम्र है, 2-3 आर्टिस्ट ऐसे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसका काम, और दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट किया जाए। जितने भी आर्ट के हवाले से इदारे हैं, PNC है, बहुत और सारी इदारे हैं, उसमें ट्रक आर्ट हमने महफूज किया हुआ है, मिनिएचर आर्ट महफूज किया हुआ है, तो इसको भी हम महफूज कर सकते हैं। और तरीक़ा ये है कि हमारी जितनी भी कौमी हीरोज़ है उसकी पोर्ट्रेट बना के बड़े सिनेमेटिक फील के साथ, क्योंकि इसका लाइट सोर्सेज जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत भरपूर है। मुझे बल्कि आप बताएं, यही ना आप जो वर्कशॉप में जाएंगे उधर भी यही चीज़ें बताएंगे जो आप यहाँ पर मैं चाहता हूँ बताएं कि क्या क्या जो है वो आपके टूल्स होते हैं, कौन से ब्रशेस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से पेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कितना बड़ा कैनवस होता है या कैसे शुरू किया जाता है, बताएं प्लीज़ इसके बारे में। असल में इसमें 2 मीडियम पे हम काम करते हैं, वाटर कलर में भी और ऑयल कलर में भी। ठीक है। तो ऑयल कलर का अपने ब्रशेज़ जो होते हैं वो प्लेट टाइप कलम्स होते हैं, ब्रशेज़ होते हैं, तो उसी पे भी काम कर सकते हैं। और ये है कि सबसे खूबसूरत बात इसमें ये है कि ये बड़े लार्ज फॉर्मेट पे इस पे काम होता है। हाँ, क्योंकि हम तो सिनेमा के बोर्ड्स जो देखते थे बहुत तो बड़े बड़े, वो तो मतलब 40-40 फीट का एक फेस होता था। हाँ। तो बाकी बॉडी कितनी होती थी, और कटआउट, बड़े कटआउट, और इसकी स्पीड इतनी है कि ये पूरा हफ्ते में पूरे सिनेमा का एक सेट बनाते थे। तो ये एक ज़बरदस्त काम है और हमें चाहिए कि इसको आगे तो और मज़ीद आप लोग क्या पहले पेंसिल से ड्रॉ करते हैं? जी, खाका बनाते हैं? जी, असल में ये होता है कि पहले जब सिनेमा का वो पोर्ट्रेट बनती थी, उसके लिए पेंटिंग बनती थी, तो पूरा आपका जो स्टोरी के हिसाब से ये लोग प्लान करते थे, कंपोज करते थे। हाँ, कि मतलब इसमें आपने एक्शन भी दिखाना है सिनेमा बोर्ड पे, और आपने इसमें कॉमेडी भी दिखानी है, एक्सप्रेशन के साथ ही बड़े खेलते हैं। वाह। तो उसको एक ज़बरदस्त तरीके से कंपोज करके पेंसिल से ड्रा करके और फिर उसमें कलर भरते थे। ठीक है, बहुत खूब। मुराद साहब, जैसे हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी पे ही शिफ्ट होती जा रही है, और आर्ट भी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में टेक्नोलॉजी पे ही शिफ्ट होता जा रहा है। उसमें इस तरह की आर्ट या पेंटिंग्स को आप किस तरह देख रहे हैं? असल में ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि जो तरक्की, ये तो तरक्की है, लेकिन अपना काम जो है ना इसको थोड़ा सा एडवांस किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये इसमें मतलब एक बंदे का नहीं होता है, इसमें इदारे भी इन्वॉल्व होना चाहिए, सरकारी लोग भी इन्वॉल्व हो। और आप जिस तरह आप लोगों ने अभी हमारा आवाज़ उठाया, ये तारीख़ में पहली दफ़ा जो है ना सिनेमा आर्टिस्ट का काम दिखाया जा रहा है। नहीं इंशाल्लाह आगे भी जो है वो रहेगा। तो जी, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे न्यू आर्टिस्ट आ गए हैं। आपने ऑयल पेंट्स का जिक्र किया ना, तो ऑयल पेंट से बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, नए बच्चे बच्चियाँ, और वो अपना काम पोर्ट्रेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वहाँ से वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। जी जी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोगों ने जब एक प्लेटफॉर्म बना ही लिया है, तो आप लोग ये कोशिश की तरफ जाएँ कि इस खूबसूरत सी आर्ट को दुनिया के सामने मुतारिफ करवाएँ सोशल मीडिया के थ्रू। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा कोशिश है। इसके लिए अभी हम मुख्तलिफ जो है ना सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स बनाएंगे, करेंगे, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी यहाँ भी चैनल्स है, तो ये जो आपका खूबसूरत सेट बना हुआ है, तो ये हमारी जो सिनेमा आर्टिस्ट है ये सेट भी बड़े खूबसूरत बना देते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं एज एन आर्ट डायरेक्टर रहा हूँ। 2 फिल्मों में मैंने इंटरनेशनल मूवीज़ में बहैसियत आर्ट डायरेक्टर काम किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, आपने बिल्कुल जिक्र किया कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाने चाहिए और उन बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसी जगह मौजूद होनी चाहिए जहाँ पर ये आर्टिस्ट मौजूद हों और लोग इनके पास आएँ और आके काम सीखें।
ये कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है? जी, ये इसमें दो इदारे बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले कर सकते हैं, अहम रोल प्ले कर सकते हैं, लोक विरसा और PNCA, कि उसको एक स्पेस दे दे ताकि वहाँ पे लोग आए, स्टूडेंट आए और वो उसके पोर्ट्रेट लाए, पोर्ट्रेट बनाए उसी सिनेमेटिक फील के साथ। जो सिनेमा एक तसलसल जो चली आ रही है कि उसी वर्क अप स्टाइल में जो है ना वो बनाया जाए और वो लोग देखें और इससे इंस्पायर हो। ठीक है, ये जो लोक विरसा में नुमाइश चल रही है इस हवाले से भी थोड़ा बताएं कि कब से कब तक है और किस तरह क्या टाइमिंग है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने में मिलेंगी? जी अच्छा, ये जो है ये 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक ये लाइव आर्ट कर रहे हैं, लोग आ रहे देख रहे, स्टूडेंट्स और जितनी भी लोग हैं वो देख रहे हैं। और ये हमारे जो शुहदा है उसको ट्रिब्यूट पेश करने का एक ज़रिया था कि हम ये करें। और इसमें बहुत सारे जो है ना मेरे ख्याल में कोई 22 आर्टिस्ट आए हुए हैं और वो काम कर रहे हैं और ये सारा जो है ये लोग फिर साथ देख रहे हैं। ठीक है, और आपकी मुराद साहब आर्ट तो हर किसी को जो है ना वो अपने बच्चे की तरह होती है और पसंद होती है, लेकिन बहुत सारे फ़न पारे आपने भी तख्लीक किए होंगे, आपका मोस्ट फेवरेट कौन सा है? ये तो मुश्किल है कि मैं बताऊँ क्योंकि सारे फ़न पारे पसंद होते हैं, लेकिन मैंने एक स्टोरी पे बनाया हुआ था पश्तो का, एक अदम खान दुरखानी। अच्छा, तो वो एक उसी पे मैंने एक पेंटिंग बनाया हुआ था, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ये सॉर्ट ऑफ लव स्टोरी है, जैसे हम हीर रांझा बोलते हैं, सस्सी पुन्नू बोलते हैं, तो उस तरह से पश्तो में आदम खान दुरखानी। नाइस नाइस नाइस, तो वो आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है काम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आर्ट है जी, इसके फ़वाइद क्या हैं? लाइक अब जिस तरीके से हमने जिक्र किया ना कि बहुत सारी पेंटिंग्स के नए नए तरीक़ेकार आ गए हैं, मोज़ेक आर्ट्स आ गई हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे हैं, वुडन आर्ट आ गई है, तो इसकी अपनी ख़ास बात क्या है इस सिनेमा बोर्ड आर्ट की? असल में सिनेमा जो है ना वो सिनेमा आर्टिस्ट पहले वो जो फिल्म बीन थे उसको ऑब्ज़र्व कर लेते थे कि ये किस तरह जो है ना चीज़ें पसंद करते, और फिर सिनेमा में जो आपकी फ़िल्म की स्टोरी थी 25% स्टोरी ये बाहर जो है ना दिखा देते थे। अच्छा, ताकि लोग इसके तरफ राग़िब हो और फिल्म को देखें। और इसको जो जितनी भी हमारे फिल्म के कैरेक्टर थे उसको बड़े खूबसूरत तरीके से इसने पेश किया कि अगर विलन हो तो उसका फील वही विलन वाला हो। अगर ये अभी सारी तारीख के हिस्से बन गए ना, जिस तरह मुस्तफ़ा कुरैशी, सुल्तान रईस साहब और हमारा रंगीला साहब, तो ये तारीख के हिस्से थे, ये है अभी भी। तो ये बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने पेश की हुई। तो आपने भी कुछ फिल्मों के लिए बनाए? मैंने स्टार्ट सिनेमा से किया हुआ था और फिर आगे जाके मुख्तलिफ फोरम पे जाके मैंने काम को मज़ीद सीखा और मुख्तलिफ एग्जीबिशन मुल्क में भी की और मुल्क के बाहर भी की। अब अगर हम ये काम दिखाना चाहें, एक ज़रिया होता था बाकायदा तौर पे सिनेमा की फिल्म की जो है वहाँ पर प्रमोशन आप कर सकते थे इस काम की, अब ये काम जो है वो कैसे दिखाया जा सकता है, किन चीज़ों को जो है वो दिखाया जा सकता है? अच्छा, वो मैंने जैसा कहा कि इसको जैसा ही हमारे ये नेशनल हीरोज़ है इसके बहुत बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनाए और वो कई इदारों में वो डॉक्यूमेंट भी हो जाए। और दूसरी बात ये और है ये कैसे डिफरेंस है ट्रक आर्ट से? ट्रक पे भी तो वो तमाम हीरोज़ की बैक पे पिक्चर होती है। ट्रक आर्ट और इसमें बहुत कम फ़र्क है क्योंकि ट्रक आर्ट में जो है ना ज़्यादातर हमारे जो पैटर्न है हिस्टोरिकल पैटर्न, जो गंदारा से लेके वही पैटर्न उसको वो उस पे पेंट करते हैं और ये जो है ना ये कैरेक्टर्स पे काम करते हैं। अच्छा। एक ये जो तो है ना ट्रक आर्ट के पीछे हीरोज़ की तस्वीर बनी होती है, वो भी तो ऑयल पेंटिंग, तो वो भी सिनेमा आर्टिस्ट जो थे उसमें वो काम करते थे। अच्छा। क्योंकि ट्रक आर्ट एक टीम वर्क होता है, जिस तरह सिनेमा आर्ट जो है ना वो भी एक टीम वर्क होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुराद खान साहब आपका तशरीफ़ लाने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो आज बहुत सारे लोगों ने सुनी होंगी, और यकीनी तौर पे जिस तरीके से जमाल शाह साहब की एफ़र्ट थी, इसी तरीके बहुत सारे अच्छे अफराद हमारे माशरे में मौजूद हैं जो इस खूबसूरत सी आर्ट को मादूम नहीं होने देंगे और आगे मज़ीद बढ़ाएंगे। ख़वातीन हज़रात, मुझे रुशना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।